और शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, एक बार फिर से 17,300 के ऊपर क्लोज होने की तैयारी। तो ओपनिंग के साथ साथ अहमियत है आज की फिर से क्लोजिंग की। हफ्ते के पहले दिन कैसा रहेगा, बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बढ़िया रिकवरी है। इस रिकवरी में क्या करना है आपको, और स्पेशली जिस तरह से मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ते जा रहा है, कहां पर मिलेंगे मौके, आइए इसी पर करेंगे फोकस। पर सबसे पहले सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या? बेहतरीन रिकवरी दिखी है दीप, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाते हुए बाजार 80 अंकों की रिकवरी आती हुई दिखी है। 17,300 के नीचे फिसले जरूर, लेकिन वापस से हरे निशान में भी आते हुए दिखे। तो स्क्रीन पर पूरी की पूरी तेजी जो बनती हुई दिखी है वो काबिले तारीफ है। और ये रिकवरी न सिर्फ निफ्टी में बल्कि सेंसेक्स में भी है। 250 अंक सुधरता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी 200 अंक कमजोर जरूर है, लेकिन ये भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाता हुआ। हालांकि रिकवरी बैंक निफ्टी में कम है, निफ्टी में थोड़ी ज्यादा, थोड़ी बेहतर, लेकिन अब भी बरकरार है। मिड कैप शेयरों में लगातार 9वें दिन रिकॉर्ड बनाया और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाईस पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दिग्गज शेयर भले थोड़े ठंडे होते दिखे, टाइम पास करते हुए नजर आए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कहीं चाल ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। आज फिर से इंडेक्स को सहारा देने का काम किया है आईटी और मेटल शेयरों ने। इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनका भरपूर समावेश है, ढेर सारे स्टॉक्स है और यही आज मजबूती दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एफएमसीजी शेयरों में भी थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन एनर्जी, बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन स्पेस ऐसी है जहां पर हल्की फुल्की आपको दिखेगी कमजोरी। डाउ फ्यूचर्स यहां से आती दिख रही है रिकवरी और मजबूती के संकेत। धीमे धीमे, जैसा सुबह हम बात कर रहे थे कि लगातार 5 दिन गिरने के बाद हो सकता है अमेरिकी बाजारों में थोड़ी रिकवरी दिखे, और वही संकेत डाउ फ्यूचर्स से आते दिख रहे हैं। 250 अंक चढ़कर डाउ फ्यूचर्स दिन की ऊंचाइयों पर है। यूरोप 1/4 से 0.5% मजबूत। तो सुबह की नरमी भी थोड़ी ग्लोबल और आफ्टरनून की रिकवरी भी थोड़ी ग्लोबल है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और अच्छी बात है। और एक चीज दीपक, अगर आप देखिए, जब जब भी है ना छोटे वीक मिले आपको जी, ये मुहर्रम के हफ्ते में हुआ, कल पिछले हफ्ते फिर हुआ, बिल्कुल। और हमेशा आप देखो, जब छोटा वीक मिला या बीच में छुट्टी वाला माहौल हो, उस दिन ग्लोबल मार्केट खराब हुए, है ना, और हम बच जाते हैं। अच्छा, बचते हो तो ठीक है, और फिर है ना, हम बचने के बाद जब खुलते तो उतना गिरते नहीं, अर्थात गिरते तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रिकवर होते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद डाउ फ्यूचर्स ऊपर होने लगते हैं। तो ये ट्रेंड तीसरी बार देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम सही वक्त पर छुट्टी आती है हमारे बाजारों की। जो टाइमिंग है लाजवाब है। आज भी बच गए। अगली छुट्टी के लिए वो अक्टूबर तक इंतजार है सर। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 दिन सैटरडे को आ रहा है शायद। अच्छा, 2 अक्टूबर सैटरडे को, ओके। तो एनीवे, जब भी आएगी तब आएगी, तब तक देखी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये ट्रेंड तो बहुत साफ है कि हम छुट्टी के दिन बड़ी गिरावट से बच जाते हैं, और रिकवरी हमारी फिर डाउ फ्यूचर्स को देखकर बहुत, इसमें कोई डाउट नहीं, आज की रिकवरी काबिल तारीफ है। इसका मतलब ये कि बाजार ट्रेडिंग रेंज को तोड़ने की हड़बड़ी में नहीं, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल। और ये अच्छा संकेत है। न इसको 17,250 17,300 की जो सपोर्ट रेंज है उसके नीचे जाना है, नहीं 17,375 17,425 की रेंज के ऊपर जाना है। लेकिन एक चीज जो दिख रही दीप, अब जो भी होगा ना बड़ा होगा। जिधर भी हाँ, मतलब पक गया है। हाँ। हो गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन रेंज में रहते रहते। अब ये 17,300 के नीचे या तो क्लोज हो या 17,400 के ऊपर क्लोज हो, और उस तरफ फिर एक बड़े मूव की तैयारी हो। उस बड़े मूव की तैयारी मेरे ख्याल से इस वीकली एक्सपायरी के पहले आपको हो जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन में ही हो जाए। और अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स फिर से मजबूती की रफ्तार पकड़ रहे हैं। हमारे ब्रॉडर मार्केट मजबूत है ही है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रिकॉर्ड है ही। तो लोअर लेवल पर जहां अहम सपोर्ट है वहां पर आपको खरीदारी करनी है, और अगर ब्रेकआउट मिल जाए तब भी चूकना नहीं। तो आइदर वे, या तो ब्रेकआउट पे खरीदारी कर लेनी है, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 17,250 17,300 की रेंज में, वहां पर भी खरीदारी करनी है। और आज तो आपने कहा भी था मौका मिलेगा, और मौका रोज दे रहा है बाजार। लगभग हर रोज आपको पहले सपोर्ट लेवल या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, दोनों में से एक जगह मौका देता है। पहला सपोर्ट लेवल आपका 17,300 है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 17,250 है, और वहीं से आज बाजार भी डिलीवर हुआ है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बाजार में। पूरी रिकवरी निफ्टी पर हो गई है, बैंक निफ्टी पर भी रिकवरी है, हालांकि अभी भी 200 पॉइंट्स नीचे है, बट निचले स्तरों से रिकवरी के साथ ही बाजार कर रहे हैं ट्रेड। आइए फिर आपको बता दें इस रिकवरी में कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर रखनी है आपको नजर। देवांशी और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले आज के अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखनी है। बीएमएल ऑलरेडी 2% ऊपर है। डिफेंस पीएसयूज के विनिवेश पर रक्षा मंत्री की आज अहम बैठक होती हुई दिखेगी और कुछ और भी इस पर चर्चा हो सकती है। आरपीपी इंफ्रा राइट्स इश्यू के फाइनल प्राइस रेशियो और साइज पर आज बोर्ड फाइनल करता हुआ दिखेगा। इस पर बोर्ड की बैठक है और साथ ही अगस्त की रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, इस पर भी नजर रखें, आज शाम को आएंगे। और साथ ही कल के ट्रिगर्स पर अगर नजर रखें तो कल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, काफी सारे लिस्टिंग है और आईपीओस एक बार फिर खुलते हुए दिख रहे हैं। सांसेरा इंजीनियरिंग, इसका आईपीओ कल से खुल रहा है। प्राइस बैंड 734 से 744 रुपीस प्रति शेयर पर है। विजया डायग्नोस्टिक और एमी ऑर्गेनिक्स, इन दोनों की कल लिस्टिंग होती हुई दिखेगी एनएससी और बीएससी पर। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2:1 के बोनस इश्यू की एक्स डेट है। साथ ही गोदावरी पावर, इस पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। एक तो जो शेयर स्प्लिट है इस पर फाइनल होता हुआ दिखेगा और साथ ही बोनस पर भी बोर्ड फाइनल करती हुई दिखेगी। क्या रेट्स आते हैं, क्या साइज होता है बोनस का, इस पर नजर रहेगी। इसके साथ ही अगस्त के होलसेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे कल दोपहर को और एप्पल का इवेंट है इंटरनेशनल मार्केट्स में। देखना होगा कि क्या कोई नया फोन लॉन्च करती है कंपनी, ये पूरी संभावना है। और आखिर में बीएल की एक्स डिविडेंड, कल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 15 सितंबर इस पर नजर रखें, जहां पे एयर इंडिया के निजीकरण के लिए फाइनल जो बोली है वो सबमिट करने की फाइनल डेट्स हैं। इसके साथ ही इन्फोसिस, जो इनकम टैक्स साइड पर जितनी भी दिक्कतें थी उसको ठीक करने की जो डेडलाइन है वो कल की है। और साथ ही इमामी रियल्टी डीमर्जर कमेटी की बोर्ड की बैठक होने वाली है। तो ये स्टॉक है जहां पे आपको एक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन रात की बात यह है देवांशी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा ऑलरेडी बढ़ चुकी है थैंकफुली। इसका मतलब ये समझा जाए कि कल की डेडलाइन में साइट काम करेगी या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। पहले से ही सरकार ने पहले से बोल दिया भाई बढ़ा दो, ये अच्छा काम किया। मतलब अगर साइट नहीं चल रही, एक्चुअली मेरा रिटर्न अब तक फाइल नहीं हो पाया। मेरा रिटर्न बन के 3 महीने से तैयार है, 2.5 महीने से तैयार। क्या करेंगे, रिटर्न अपलोड ही नहीं हो रहा। आप ही की वजह से तो नहीं ऐसा तो मैं भरूँ ना लेकिन वो दिक्कत है ही एक्चुअली। लगभग जितने मतलब मेरी तो बिरादरी वाले ही हैं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सब बोलते हैं बहुत मुश्किल वाला मामला है। और अब तो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे, बोले ट्राई करेंगे कहीं अपलोड प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, बोले एक बार सब ठीक हो जाने दो उसके बाद करेंगे। बट एक ही गो में 2.5 महीने का एक्सटेंशन, वैसे यूजुअली 15 दिन का होता है, 1 महीने का होता है। लोगों को ये भी तो लग रहा है 1 जून से, मेरे ख्याल से 1 जून से माइग्रेशन हुआ था या 1 जुलाई से हुआ था। पहली जून से हुआ था। हाँ, जून से हुआ था। लंबा समय हो गया, मतलब टीसीएस से इन्फोसिस इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये काफी लंबा समय लग गया। देखते हैं कब दूर होती है दिक्कतें। बिल्कुल, तो टाइमलाइन एक्सटेंड हो गई है, बट ऑफ कोर्स 15 तारीख तक इश्यूज रिजॉल्व करने की डेडलाइन सरकार की अभी भी जारी है। आइए वरुण से जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो हमने आपको काफ़ी सारी खबरें दी, उसमें सबसे पहले जो हमने आपको बोरोसिल के लिए खबर दी थी उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक पे भी देखने मिला है कि यहाँ ओपल ग्लासवेयर पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रह सकती है। चीन यूएई से आने वाले जो ओपल ग्लासवेयर है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी। डीजीटीआर ने इसकी जांच शुरू कर दी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी देखने मिल रहा है, जबरदस्त तेजी है 18-19% के आसपास की। वहीं जिंदल सॉ महाराष्ट्र सीमलेस के लिए भी हमने आपको खबर दी कि चीन से आने वाले स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब पाइप पे जांच शुरू हो चुकी है और डीजीटीआर ने इस पे जांच शुरू की और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट देखने मिला। एडवांस एंजाइम, आज इस स्टॉक में जम के तेजी देखने मिल रही है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में इस कंपनी की एक दवा है उसको पॉजिटिव नतीजे आए हैं। पोस्ट कोविड इलाज के लिए दवा है जिसके लिए पॉजिटिव नतीजे देखे गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। जबरदस्त तेजी है इस काउंटर में। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए इसने एक सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया है, काफी चर्चित है ये। टाटा 407 जो ट्रक है उसमें सीएनजी वेरिएंट जो इस कंपनी ने लॉन्च किया है, 12,07,000 के आसपास जो इसका रेट रखा गया है। स्पाइस जेट, खबर यह है कि सितंबर अंत तक ऑपरेशंस जो है ये कंपनी 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो है उसके शुरू कर सकती है, ऐसे इस कंपनी ने अपडेट दिया है। जेट एयरवेज, फिर से एक बार खबर आई है कि जेट एयरवेज की जो घरेलू उड़ानें हैं वो दोबारा शुरू हो सकती है अगले साल के शुरुआत से, यानी कि कैलेंडर ईयर 2022 के शुरुआत से ये हो सकती है, शुरू हो सकता है या फिर Q1 के आसपास शुरू होगी। इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट का ऑसग्रिड के साथ मल्टी ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। टीसीएस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। गोल्डम इंटरनेशनल बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है, 1200 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक करेंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया
यहाँ पे नेप्रोक्सेन सोडियम 220 mg टैबलेट को ये कंपनी जो है वो रिकॉल कर रही है MTAR टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी को ब्लूम एनर्जी से 220 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस MP पुलिस रेडियो से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, MP यानी कि मध्य प्रदेश। APL अपोलो पेटेंट ऑफिस से 6 नए प्रोडक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। MAS फाइनेंशियल्स क्रेडिट एवेन्यू के साथ को लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस कंपनी ने एक करार किया है। कुछ बड़ी डील्स जिसमें HDFC बैंक में 10 लाख शेयर्स और कोल इंडिया में करीब 15,40,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन है भरपूर। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार अपनी अपनी कॉल्स के साथ, वन बाय वन सबके साथ चलेंगे हम। फॉर ए चेंज क्लोजिंग शो का पहला बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के नाम है। थोड़ा सा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं वो वागले साहब से RK चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। चार्ट कॉर्नर पिक है एक्साइड। जब इसकी एक्साइड की इंश्योरेंस बिजनेस की डील हुई थी उस दिन सबके 250 रुपए के सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस के टारगेट आए थे। स्टॉक करेक्शन में चला गया था ऊपर से गैप अप ओपनिंग होने के बाद। अब वो गैप जो है, जो गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइसेस सेटल हो चुके हैं। नीचे में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है उन बड़े टारगेट्स की तरफ जाने के लिए एक्साइड अब तैयार है। तो एक्साइड पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, गैप बना है और इस गैप को रनवे गैप कहते हैं। रनवे गैप के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस गैप से बनने से पहले जितनी बड़ी तेजी होती है उतनी बड़ी तेजी गैप के बनने के बाद होती है। तो अगर उस लिहाज से टारगेट निकाले तो 210 रुपए का 210 का टारगेट निकलता है। तो यहाँ से जबरदस्त तेजी का कैंडिडेट है एक्साइड। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 182 182 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 195 रुपए का, उससे पहले कोई छोटा टारगेट नहीं है। 195 200 ये दो टारगेट हैं जिसके लिए एक्साइड में खरीदारी कराएं। एक्साइड में करें खरीदारी। ये है स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेज दौड़ लगा था और दिन भर की सुस्ती से एकदम से जागा है, ऐसा कि इसको याद आया कि मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। चार्ट देखिए बिल्कुल वैसे ही वापस दिखे चार्ट। देखिए दीप, ऐसा लग रहा है कि मतलब अरे मेरी तो नींद ही खुली, अलार्म ही नहीं सुन पाया। चार्ट दिखाओ ना भाई। हाँ, अलार्म ही नहीं खुला, ऐसा एकदम से नींद उड़ी और उसके बाद भागा। वैसे बिल्कुल वैसा भागा लग रहा है। ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूट जाएगी एग्जैक्टली। तो चलिए एक साइड लगा रहा है दौड़ और आइए वागले साहब बताने वाले हैं एक और स्टॉक जो लगाएगा दौड़। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरे रडार पर आया दीपक नाइट्राइट 2440 का करंट भाव है। यहाँ से लेकर 243435 के आसपास बाय करें। 2410 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं स्टॉप लॉस भी बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है ये 2520 तक जाना चाहिए। 80 से 100 रुपये आज और कल में मिलनी चाहिए। 0 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। दीपक नाइट्राइट पहले भी वागले साहब के रेडार पर आ चुका है ये काउंटर और अभी तेजी से ऊपर जा रहा है। आइए देखते हैं सचिन जी को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। काफी समय के बाद डॉक्टर रेड्डीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। लगभग आज के प्राइस एक्शन में अगर हम देखें तो 4% का हुआ है, ऑलमोस्ट अभी ऐड हो चुका है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, काफी बढ़िया रिवर्सल फॉर्मेशन बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में ही हुआ था। उसके बाद एक अच्छे रनअप के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम जो है वो लगभग 5030 से लेकर 5085 के आसपास एक्सटेंड होना चाहिए। खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4905 के आसपास। फ्यूचर्स में खरीदना है डॉक्टर रेड्डीज को 5030 फर्स्ट टारगेट, 5085 फाइनल टारगेट। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में करें खरीदारी 4905 के स्टॉप लॉस के साथ। 5030 5085 दो बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त सचिन जी की तरफ से। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, 2 बाय कॉल्स हैं। एक तो मतलब हम 2-3 रुपए नीचे क्लाइंट से शेयर कर चुके हैं तो वो सेकंड कॉल बाद में बताता हूँ।
पहली बाय कॉल है अनिल जी सन फार्मा की। सन फार्मा का फ्यूचर का भाव चल रहा है अनिल जी 781 के अराउंड। 770 रुपए के स्टॉप लॉस से सन फार्मा में बाइंग करनी है। 805 का टारगेट है, इसके ऊपर भी जा सकता है अनिल जी पोजिशनली, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी जो पीछे जो 800 805 का भाव बना था उसके बाद जो इंटरमीडिएट करेक्शन आनी थी इसमें मुझे लगता है कि हो गई है, और यहां से अनिल जी फिर इसमें 20-25 रुपए की ज्यादा भी चाल आ सकती है, लेकिन ये चाल लगता है कि 800 805 की बहुत जल्दी आ सकती है। तो अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। 770 के स्टॉप लॉस से 781-82 में सन फार्मा फ्यूचर लेना है 805 के टारगेट से। दूसरी बाय कॉल है अनिल जी जो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि हमने 2 घंटे पहले क्लाइंट से शेयर की थी। ₹2.5 वो बढ़ चुका है स्टॉक, लेकिन वो शायद आपने या किसी और एनालिस्ट ने भी पहले कवर किया है, बट हम उसमें और मैं मतलब ऐड करना चाहता हूं। वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। अनिल जी हमने 36 साढ़े 36 में क्लाइंट्स को दिया था, अभी मैं देख रहा था भाव 139 है, बट ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है अनिल जी, और डिफेंसिव काउंटर बन गया है। 150 का टारगेट है इसमें, इसका स्टॉप लॉस 130 होना चाहिए था, 136 पे 130 6 रुपए था, यहां से 9 रुपए है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मतलब इवनली पॉइज्ड है। बट अनिल जी स्टॉक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है अनिल जी। कोल इंडिया, PFC, ONGC इस वक्त जो फोकस शिफ्ट हुआ हुआ है ना वो थोड़ा डिफेंसिव काउंटर्स पे हुआ हुआ है, और मतलब दो आई एम नॉट एट ऑल अ गुड फैन ऑफ डिविडेंड यील्ड, बट मुझे लगता है कि मार्केट जिस जंक्चर पे खड़ी है और जिस लेवल पे खड़ी है, और जो बड़े वाले पॉपुलर स्टॉक्स हैं वो वल्नरेबल भी है, मतलब घटने में भी उतना ही शार्प डिप्स भी देखने को मिल सकते हैं इंटरमिटेंट। तो आई थिंक इन स्टॉक्स में कंफर्ट ज्यादा आ रहा है और स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। तो जो दूसरी बाय कॉल है अनिल जी PFC। एक इंडेक्स में अनिल जी स्प्रेड है, जब आप कहेंगे तो मैं स्प्रेड भी दे दूंगा। तो अभी ये 2 बाय कॉल्स हैं। ओके, तो 2 बाय कॉल्स हैं PFC और साथ ही सन फार्मा। फ्यूचर्स में दोनों आप खरीदारी करें। 150 का टारगेट PFC, 805 का टारगेट सन फार्मा के लिए। थोड़ी देर में इंडेक्स कॉल्स भी लेंगे आशु सर के साथ, पर उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु देखिए जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसके अंदर ब्रेकआउट है, और स्टॉक का भाव चल रहा है 656 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है सिंजिन। बिल्कुल हाँ, सिंजिन का इंजन स्टार्ट हो चुका है और अब ये तेजी से ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ने वाला है, और एक अच्छा तेजी का स्पीड पकड़ेगा ये काउंटर। स्टॉक ने पिछले 5-7 दिनों का हाई आज ब्रेक किया है। आज की कैंडल बहुत स्ट्रांग फॉर्म हुई है, और पिछले 1 महीने के हायर लेवल्स पे सिंजिन अभी आ चुका है। सिंजिन के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में मिनिमम इमीडिएट शॉर्ट टर्म का जो टारगेट दिखाएगा वो 675 का दिखाएगा, और ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये 690 से 700 रुपए के लिए तैयार हो रहा है। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 640 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 675 का पहला टारगेट बनेगा और 690 का दूसरा टारगेट बनेगा। जल्दी ही आने वाले दिनों में सिंजिन में लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सिंजिन के अंदर। स्टॉक से मूव होकर अब पहुंचे हैं सुमित जी सिंजिन की तरफ। सिंजिन का इंजन चालू हो चुका है। सुमित जी वाह, गजब है, मतलब इस लेवल की क्रिएटिविटी तो हमने भी नहीं सोची थी, जहां तक आप पहुंच चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो सिंजिन में खरीदारी करने की आज 675। अब देखते हैं अगला स्टॉक सुमित जी का कौन सा निकला। अब सुमित जी का कोई नॉर्मल स्टॉक चार्ट पे आ भी गया और उसकी अगर जो कविता नहीं बनी तो मजा नहीं आएगा, तो फिर वो देंगे ही नहीं। हाँ, देंगे ही नहीं, फिर वो रोक देंगे, जाने दो अभी कहीं खिंचाई हो जाएगी, छोड़ो, नहीं देते। तो चलिए सुमित जी, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। आपके अगर बिना किसी कविता के भी, बिना किसी तुकबंदी के भी अगर कोई स्टॉक आए तो प्लीज जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, शेयर कर रहे हैं हमारे साथ आशीष सर अपनी कॉल्स, और साथ ही अगर आशीष सर आप कुछ देना चाहें अपने स्प्रेड भी बताएं सर। अनिल जी निफ्टी का स्प्रेड है, बियर स्प्रेड है अनिल जी 17,400 की पुट है 100 रुपए के आसपास। ये अनिल जी 1 लॉट लेना है, और 17,250 की 40 रुपए चल रही है, ये 2 लॉट बेचने हैं। तो अनिल जी 2 लॉट बेचने से 80 रुपए आ जाएंगे। 20 रुपए का स्प्रेड बनेगा अनिल जी 17,380 से लेके अनिल जी 17,100 तक ये सेफ है। मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए स्टॉक्स तो अनिल जी ऑल सेड एंड डन परफॉर्म कर रहे हैं, लॉन्ग भी हैं, लेकिन निफ्टी ऐसे लेवल पे अनिल जी पिछले हफ्ते भी 2 स्प्रेड दिए थे, दोनों प्रॉफिट में थे और दोनों बियर स्प्रेड थे निफ्टी में। और मुझे लगता है कि इस बार भी अनिल जी मतलब मार्केट रेंज के अंदर है, लेकिन निफ्टी में डिप आप रूल आउट नहीं कर सकते, बट बहुत बड़ा डिप अभी कहीं से नजर नहीं आ रहा। रेंज बन रही है 17,200 और 450-500 के करीब। तो 17,200-220 आता है अनिल जी, तो उसमें तो जैकपॉट लग जाएगा, बेस्ट प्रॉफिट एरिया है। तो 17,400 की 1 पुट लेनी है, 17,250 की 2 पुट बेचनी है। सिर्फ 20 रुपए, मात्र 20 रुपए में स्प्रेड है। नीचे में 17,100 तक सेफ है, ऊपर में 20 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। मार्केट नैरो रेंज में अनिल जी, नैरो रेंज में स्प्रेड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक ऐसी नैरो रेंज चलती रहती है, मुझे लगता है कि स्प्रेड्स में ये अच्छा रिटर्न आता है, क्योंकि ये जब 20 रुपए लगा के आपके 40, 60, 80 तक
होते हैं तो दुगना तिगना पैसा हो जाता है अनिल जी, ऑब्वियसली मार्जिन तो लगता है। तो मुझे लगता है अनिल जी कि ये एज ए हेजिंग स्ट्रैटेजी भी जरूर स्प्रेड बनाना चाहिए। ओके, 17,400 का एक पुट खरीदिए और 2 पुट बेचिए आप 17,250 के, ठीक है ना, और इसकी कॉस्ट आएगी टोटल 20 रुपये। 17,100 के नीचे ही आपकी अनलिमिटेड रिस्क है। जब तक 17,100 नहीं टूटता तब तक आपको मुनाफा होता रहेगा। ये है आपके लिए आशु सर की तरफ से। आशु सर, इसके अलावा और कोई अपडेट आपका? नहीं अनिल जी, अपडेट सारे ठीक ही चल रहे हैं। मतलब स्टेट बैंक, मैकडॉवल, जो भी एक्साइड, सब स्टॉक्स है अनिल जी, सब प्रॉफिट में है, सारे स्प्रेड्स प्रॉफिट के अंदर हैं। टीवीएस मोटर, तो अनिल जी अपडेट ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरा मानना है कि अनिल जी जब प्रॉफिट आता है तो इतना हाईलाइट क्या करना, सब लोग बुक कर ही लेते हैं अपने एपेटाइट के हिसाब से। अगर स्प्रेड्स पड़े हैं तो चलने दें अनिल जी, प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, बहुत अच्छी रेंज पकड़ी है। तो नए 2 स्टॉक्स हैं अनिल जी, सन फार्मा और पीएफसी, इसका देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सन फार्मा, पीएफसी 2 स्टॉक में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। ओके, आइए बढ़ते आगे बढ़े उससे पहले केशोराम पर डालिए नजर। खबर आती हुई दिख रही है केशोराम को लेकर आपकी स्क्रीन पर। 400 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को मिली है मंजूरी, यानी कि कंपनी राइट्स के जरिए अपनी इक्विटी बढ़ाएगी। ले राम का नाम, खरीदे केशोराम, ये कहना है आदरणीय सुमित जी का। सुमित जी, आप ही का कहना है ना? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल एकदम सही याद है आपको। हाँ, तो बस चार्ट देखो फिर। अनिल जी बिल्कुल, केशोराम के अंदर पिछले कुछ दिनों के साइडवेज मूव के बाद और लोअर लेवल से छोटा सा अपसाइड मूव देखने को मिला है, लेकिन अब ये स्टॉक वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 90 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, और एक बार 90 रुपए का लेवल तोड़ता है तो ये दोबारा से 98 से 100 रुपए के लेवल दिखाएगा। फिलहाल इमीडिएटली 90 रुपए का पहला पड़ाव है, वो टूटने के बाद और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें। केशोराम 400 करोड़ का जो राइट्स इशू है उसके एंटाइटलमेंट रेशियो को भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। नजर रखिए इस पर। हर 274 शेयर्स पर आपको 133 शेयर्स दिए जाएंगे, ये कंपनी का कहना है। 27 सितंबर को इशू खुलेगा राइट्स इशू, और 11 अक्टूबर को ये बंद होगा। 17 तारीख इस फ्राइडे रिकॉर्ड डेट है इस इशू के लिए। तो ये है आपके लिए केशोराम, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए सचिन जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, रियाइट्रेट कर रहा हूँ वेंकीज इंडिया के सेटअप को। आई थिंक पिछले हफ्ते में हमने इसे रेकमेंड किया था ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के आसपास। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग यहाँ पर जो 3180 के आसपास के स्विंग्स बनने का पैटर्न टारगेट है वो अभी भी पेंडिंग है। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 2910 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन ऐड किए जा सकती है। स्टॉप लॉस के टारगेट के लिहाज से जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग अराउंड 3180 के आसपास का है। तो खरीदारी करनी है वेंकीज इंडिया के कैश काउंटर में 3180 के टारगेट के लिए 2910 के स्टॉप लॉस के साथ। 2910 के स्टॉप लॉस के साथ ये आपके लिए खरीदारी करने की राय। 3180 का टारगेट। ओके, इस बीच केशोराम के राइट्स इशू को लेकर और खबर आती दिख रही है। 27 सितंबर को ये राइट्स इशू खुलेगा और अक्टूबर 11 को होगा बंद। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, ये है डेट्स जिसके लिए राइट्स इशू की प्राइस और रेशियो अभी आया नहीं ना, आना बात आ चुका है। रेशियो आ चुका है। ओके, तो रेशियो भी आ चुका है। तो अभी डेट्स आ गई है कि किन डेट्स में केशोराम का राइट्स इशू खुलेगा। तो 27 सितंबर से राइट्स इशू खुलने जा रहा है, 11 अक्टूबर का होगा बंद। इस पर रखिए आप फोकस। थोड़ी देर में सिद्धि साहब भी शामिल होने की तैयारी में, उन पर भी करेंगे हम फोकस, लेकिन उससे पहले फोकस करते हैं एक आईपीओ पर। बॉट, वरुण बता रहे हैं क्या है बॉट? बोट का आईपीओ आ रहा है। बोट, वो चप्पू वाली बोट नहीं है। पेपर बोट भी नहीं है। वो बोट भी नहीं है। नहीं, वो जो म्यूजिक वाला बोट है ना, हाँ, सिस्टम्स बनाते हैं, हेडफोन्स बनाते हैं, ये वो वाला बोट है। वॉच भी आती है अब तो इनकी। अच्छा, हाँ, तो खबरें ये है कि इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, और आईपीओ हो सकता है कि अगले साल मार्च या जून में आ सकता है, मार्केट को हिट कर सकता है। अब ये देखिए, ये कंपनी आपको पता ही है, जैसे कि हेडफोन्स बनाती है, जो बाकी सब म्यूजिक सिस्टम है वो बनाने का काम करती है। साथ ही साथ आपके जो भी वेरेबल्स होते हैं या फिर वॉचेस होती है वो बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
कि इस साल के शुरुआत में इस कंपनी ने करीब 100 करोड़ के आसपास जुटाए थे कुछ फंड से। तब इस कंपनी की वैल्यूएशन थी करीब 2000 करोड़ के आसपास की। लेकिन इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, उससे जितने फंड्स कंपनी जुटाने वाली है, उसके चलते इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास के। यानी कि इस साल के शुरुआत से अब तक 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो 5 गुना हो चुके हैं। इस तरह का वैल्यूएशन एक कंपनी कमांड कर रही है। जाहिर सी बात है, जो ओवरऑल एफएमईजी स्पेस है वहाँ पे आपको देखने मिला किस तरह का ट्रैक्शन देखा जा रहा है। और खासकर जितने भी ये स्मार्ट डिवाइसेस है ना, उनकी प्रोडक्ट की मांग में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट FY20 में अगर आप देखेंगे तो करीब 250-300% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इन प्रोडक्ट के सेल्स में देखने मिली थी। और उसका रिफ्लेक्शन आपको इस कंपनी के रेवेन्यूज में भी देखने मिलेगा, जहाँ FY19 में 240 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज थे, FY20 में 700 करोड़ हो गए थे। जो प्रॉफिट 8.7 करोड़ था वो 49.5 करोड़ के आसपास आ गया था। अब इसका तो आईपीओ आएगा जब आएगा, लेकिन इसके चलते जिन कंपनीज पे आपको नजर रखना है उसमें सबसे आगे डिक्सन टेक है। क्योंकि डिक्सन टेक ने, मुझे याद है, इस साल की शुरुआत में जनवरी में बोट के साथ ट्विन वायरलेस स्पीकर बनाने के लिए करार किया था। और इस स्पेस में डिक्सन टेक के लिए बोट जो है ये एक बहुत बड़ा कस्टमर है। इनफैक्ट अब तक करीब 150 करोड़ के आसपास की आय जो है इस सेगमेंट से केवल बोट से डिक्सन टेक कमा चुका है। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि अगले 4 से 5 साल में हो सकता है कि 700 से 800 करोड़ के आसपास की आय जो है इस सेगमेंट से आए। लेकिन अगर बोट के वैल्यूएशन इस तरह से आ रहे हैं, इसका एक साफ मतलब है कि इस कंपनी के जो बिजनेस है उसमें काफ़ी ग्रोथ है और हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको डिक्सन टेक में भी देखने मिले। साथ ही साथ टाइटन पर भी नजर रखिएगा। हालांकि टाइटन जो है वो फास्टैग ब्रांड के अंतर्गत काफ़ी सारे जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स है, जो ऑडियो एसेसरीज है, वो बनाने का काम करती है। हालांकि बोट का जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है, टाइटन के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन इमर्जिंग बिजनेस है, इसके लिए आपको यहाँ नजर रखनी हो। साथ ही साथ वॉचेस सेगमेंट, बोट का करीब 27% के आसपास का मार्केट शेयर है। याद रखिए, टाइटन का 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है। और अगर बोट को ये वैल्यूएशन मिलते हैं तो टाइटन को छोटा मोटा फायदा तो हो ही सकता है। आइडिया प्रमोटर कौन है बोर्ड का? कोई वेंचर कैपिटल वगैरह ये सब फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड है या कोई वैसे इंडिविजुअल प्रमोटर? ये मैंने नहीं। ओके, ठीक है। तो बोर्ड इंटरेस्टिंग आईपीओ है। हाँ, वैसे इस साल की शुरुआत में मेरे ख्याल से गोदरेज ग्रुप के गंभीर जी जो है उन्होंने भी इस कंपनी को शायद ज्वाइन किया था। अच्छा, हाँ, किसी पोजीशन में, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है। और नाम क्या कर दिया आजकल ये सेक्टर का? FMEG है ये C से E कब हुआ? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। वाह, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल दोनों। ओके। तो FMCG से FMEG। ओके, तो ये है आपके एक और FMEG कंपनी की बाजार में उतरने की तैयारी में। इसके चलते डिक्सन पर रखेंगे। आज डिक्सन मजबूत भी था मेरे ख्याल से ना। हाँ, डिक्सन भी वायदा कारोबार का खिलाड़ी बनने की तैयारी में आ रहा है। ओके, डिक्सन टेक, जरा इसके चार्ट्स पर एक बार नजर डाल ली जाए। कुणाल जी देखिए जरा इसके चार्ट्स। अनिल जी, चार्ट बहुत अच्छा है डिक्सन का। डिक्सन के अलावा मुझे एम्बर का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। अनिल जी, एम्बर का चार्ट इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है। डिक्सन में हम एक रेंज देख रहे हैं और मुझे 4600 से 4200 की एक रेंज नजर आती है। मुझे लगता है इसी रेंज में कुछ और समय बिताएगा। ब्रेकआउट आता है 4400 के ऊपर, 4400 के ऊपर निकलेगा तो फिर 4600 के लेवल्स आएंगे। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 4400 के ऊपर निकलेगा तो खरीदारी की राय देंगे। आ गया वायदा कारोबार में आ गया। मुझे याद आ गया क्योंकि एक तो डिक्सन विश्वेश जी ने और दूसरा हिमांशु जी ने भी ऑप्शन खरीदने की राय दी। इसलिए ये आप लोग है ना, एक तो है ना बराबर ये नए नए खिलाड़ियों पे राय देते नहीं, इसलिए हमें याद नहीं होता है। इसके लिए जिम्मेदार हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं जो पुराने स्टॉक्स पे राय देते, नए वालों को कोई तरफ देखते नहीं। तो जरा देखा करो भाई, हमारा भी ध्यान रखो। अच्छा, बाय द वे, पुराने स्टॉक से याद आया, वागले साहब आपका SRF जरा अपडेट दीजिए। ये तो भागे जा रहा है, क्या करना है? जी, आपने मुझे कहा था कितना छोटा टारगेट दिया है और एक्चुअली आप सही थे, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है। वैसे मेरा टारगेट 660 का था जो आज आ जाएगा, लेकिन इसको अगर आप पोजिशनल कॉल में कवर करेंगे तो ये 11,000 तक जाने के लिए तैयार है। 10,640 का अभी भाव है। आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 10,550 का, 100 रुपये नीचे, 90 रुपये नीचे, और ऊपर में आपको 400 रुपये यहाँ से भी 350-400 रुपये मिल सकते हैं। ये 11,000 1 से 2 दिनों में जा सकता है। 11,000 अब की बात, 11,000 क्या बात है। आपके मुंह में गणेशोत्सव का मोदक वागले साहब, बहुत बढ़िया, करिए इसको, पहुंचाइए पार 11,000 के। लेकिन तब तक एक और स्टॉक को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर।
अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है इंडियन होटल पे खरीदारी की राय है। इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस ब्रेकआउट के टारगेट्स हैं ऑल टाइम हाइज। अब ये अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करने के लिए अटेम्प्ट करेगा और ये ओनली होटल स्टॉक है विच इज ट्रेडिंग एट स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइफ टाइम हाइज। मैं फ्रंट लाइन होटल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के लिए एक रिसेंट स्विंग हाई था जो कि 154.50 के आसपास था, उसको पार करके अब 156 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर खरीदें 164 रुपए से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 164 पार होगा तो 170-72 के लेवल्स आएंगे, इसलिए इंडियन होटल्स में हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर जो ब्रेकआउट का स्तर है उससे थोड़ा सा नीचे 154 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की हमारी राय है। पहला टारगेट 160 रुपए का, दूसरा टारगेट 164 रुपए का, तो 164 के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स में बाय करें। और साथ में अनिल जी एक बार पॉलीप्लेक्स का चार्ट भी जरूर देखें। अनिल जी चार्ट तो आप देखेंगे, मैं तो भाव लेके आ सकता हूँ आपके सामने। पॉलीप्लेक्स 1600 के पार निकल गया था, ये तो मुझे पता है सुबह सुबह। स्टॉक ये रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। एसआईपी स्टॉक है, ऐसे थमने वाला है नहीं। राउंड फिगर रखिए 2000 2500, देखते जाइए क्या क्या होता है ये स्टॉक। ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपको याद है मैंने बोला था ऐसा शानदार प्रेजेंटेशन मैंने किसी कंपनी का देखा नहीं जी, और बहुत ही बेहतरीन बेस्ट कॉर्पोरेट 6 या 5 प्लांट है, जिसमें से 4 या 5 प्लांट, या तो 6 प्लांट है टोटल कंपनी के, उसमें से 5 इंडिया के बाहर है, या 5 है उसमें से 4 इंडिया के बाहर है। और गजब की शानदार कंपनी है। 7% मजबूत, नई रेंज में पहुंचता हूँ मेरे ख्याल से 52 हफ्तों के ऊंचे स्तर पर होगा। 7% ऊपर है सर। और 7 तारीख को ही आपने रेकमेंड किया था, 7 जून को 1150 के लेवल पे गया था। और जिस किसी के पास है कसम बेचना मत। और 1650 आपका दूसरा टारगेट था, वो भी आ गया। हाँ, और आगे भी तो होंगे 1850 और 2000। दूसरा टारगेट 1875 और 2000। हाँ, वो भी है, बेचना मत। ये बीएससी वेदांता 4-5 जब जैसे जैसे याद आएंगे, इनको कभी बेचना नहीं, इनको नहीं बेचना ना, इनको तो रखना ही रखना है। अब चूंकि कुणाल जी ने बोल दिया, कुणाल जी जरा बताइए चार्ट सब आप। खुला नीला आकाश। अनिल जी 52 हफ्तों का नहीं, अनिल जी 52 साल का हाई है, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है पॉलीप्लेक्स। अनिल जी जबरदस्त चार्ट है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और इस स्टॉक में अनिल जी और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। टारगेट अपने हिसाब से रख लें। और अब आपने कह दिया अनिल जी बेचना ही नहीं है, तो फिर अनिल जी बस बेचना ही नहीं है, होल्ड करके रखें। पहला टारगेट 2000 रुपए का होगा, उसके बाद ही इस पर वापस से चर्चा करेंगे। मुफ्त की एडवाइस लेंगे कुणाल जी? आप लें तो दूं। बिल्कुल अनिल जी, मुफ्त का सब कुछ वेलकम है अनिल जी। डीमार्ट को कन्वर्ट कर ले तो। अब कुणाल जी पशुपेश में, दुविधा में। कुणाल जी को दिया जाएगा थोड़ा वक्त सोचने समझने का। सुना नहीं मैंने क्या कहा आपने? मैं बोल रहा हूं अगर आप डीमार्ट को कन्वर्ट कर ले पॉलीप्लेक्स में तो। अनिल जी कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं अनिल जी, वो भी इसी तरह भाग रहा है अनिल जी, ये भी भाग रहा है। भागते हुए घोड़ों को कन्वर्ट नहीं करना अनिल जी। चलिए बहुत बढ़िया। दोनों घोड़ों पे दाव लगाइए। वो मेरी गलती होगी, सवाल गलत था। कुणाल जी के पास कौन से पैसे की कमी है कि डीमार्ट बेच के ये लेना पड़े? वो तो फ्रेश भी ले सकते हैं, चाय जितना ले सकते हैं। बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल एकदम आपको बेचने की जरूरत का है। चलिए आइए बढ़ते आगे और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब आपका स्वागत है, बढ़ाएं सर। आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, जो पार्टी एक्चुअल चल रही है वो मिड कैप्स पे चल रही है। निफ्टी के लेवल पे तो हम फ्लैट से हैं, बट मिड कैप्स में पिछले 9-10 दिन से रोज रिकॉर्ड्स लग रहे हैं, तो वहीं से 2 स्टॉक पिक किए हैं। दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, खरीदारी करनी है। पहला वाला जी, जो पहला स्टॉक है अनिल जी, वो एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 318 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी रूफिंग शीट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए जानी जाती है। ये कंपनी फाइबर सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स बनाती है। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स बनाती है, ये एक जापान की कंपनी है, A&A कॉर्पोरेशन, उनके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है। और ये जो बोर्ड्स है, ये आजकल जिप्सम बोर्ड, प्लाईवुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको फास्ट रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एक स्मार्ट बिल्ड टेक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत ये टर्न की एग्जीक्यूशन करती है। ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है, उस क्षेत्र में काम कर रही है और वहां से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। बुक वैल्यू है 802 रुपए का शेयर का।
और शेयर अभी 317-18 के लेवल पे ट्रेड करता है, मतलब एक 0.75 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो काफी अंडर वैल्यूड है। जून तिमाही के नतीजे दमदार थे, 42 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 34 करोड़ का पैट था, और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 35 करोड़ के सामने 42 करोड़ का पैट था। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15%, डेट इक्विटी रेशियो है 0.04, पिछले 3 साल का पैट का क्या कह रहा है 21-22% का, और कंपनी इसमें FIIs और DIIs भी अराउंड 7.31% स्टेक ओन करते हैं। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 54% हिस्सेदारी है, कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अभी 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि सेक्टर का मल्टीपल अराउंड 18-20 के मल्टीपल पे पूरा सेक्टर ट्रेड करता है। ऑल इन ऑल और रेमको ग्रुप की कंपनी है जिसमें आई थिंक रेमको सीमेंट की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 335 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 305 रुपए का। नहीं ओके, ये है आपके लिए रेमको इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। 305 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट पसंद है यहां पर रेमको इंडस्ट्रीज। सेठी साहब को, सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है। कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट, POWERNECS, पावर मैक प्रोजेक्ट, जो कि अभी 845-850 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर प्रोजेक्ट के लिए। एक जबरदस्त कंपनी है जिसकी ऑर्डर बुक है अराउंड 7,500 करोड़ की, जो कि 2-3 साल के रेवेन्यूज की विजिबिलिटी देता है। फिर बहुत ही सुपीरियर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कंपनी की, टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, प्रोमोटर की अच्छी खासी 63.7% की हिस्सेदारी है, और बाकी FIIs DIIs भी मिलकर अराउंड 13-14% ओन करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट DIIs है, HDFC है, DSP है, IDFC है, ये सब इसमें स्टेक ओन करते हैं। फिर जून क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा था, 32 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 30 करोड़ का नुकसान था। और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, 1225 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और मेरा मानना है FY22 में करीबन कंपनी 130 करोड़ का पैट डिक्लेयर करेगी, तो 9 से 10 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 875 का टारगेट है, 825 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए पावर मैक। यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी 875 के टारगेट के लिए, और साथ ही खरीदारी करके चलें रैमको इंडस्ट्रीज 335 के टारगेट के लिए। 2 बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। पर आइए अब बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, रिकवरी जो आई है इसमें आप क्या करें, जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। भले ही 5 दिन गिरा हो डाउ, बट आज बढ़िया रिबाउंड डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। अब आज शाम अमेरिकी बाजार जब खुलेंगे तब कैसा एक्शन रहेगा इस पर डालनी पड़ेगी नजर, बट फिलहाल 1/4% से ज्यादा की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स करीब 135 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 50 अंकों से ज्यादा ऊपर हैं। S&P 500 फ्यूचर्स पर भी आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। यूरोप में भी एक अच्छा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, करीब 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार हैं। और एशिया में भी अच्छा एक्शन था, हालांकि हांगकांग में स्टॉक्स फिर से गिरे, क्योंकि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ईवी इंडस्ट्रीज पर भी कुछ एक्शन आ सकता है चाइनीज सरकार की तरफ से। बट अदरवाइज एशिया भी पॉजिटिव ही रहा सर, और हमारे बाजार भी रिकवर हो गए हैं। अब क्या करना चाहिए? इंतजार रेंज से बाहर निकलने का, या तो 17,300 के नीचे बंद हो या 17,400 के ऊपर बंद हो, इसका इंतजार करें। ओके। और दोनों ही होने की संभावनाएं आज दिख नहीं रही अभी तक। तो 17,300 के पुट पर 52 लाख शेयर हैं, 17,300 के कॉल पर 31 लाख शेयर हैं, तो 17,300 के आसपास आते ही खरीदारी आती हुई दिखेगी, सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर 17,400 पर कॉल राइटर्स हैं, हाईएस्ट खड़े हुए 46 लाख शेयरों के, और वहां पर आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो ऊपर की रेंज 17,375, 17,425, ये 50 पॉइंट की रेंज रुकावट है। 17,250, 17,300 की रेंज सपोर्ट का काम है। यही हो रहा है पिछले 7-8 दिनों से, आज भी यही हो रहा है। तो हम इंतजार करेंगे इस रेंज के बाहर निकलने का, और जब तक नहीं निकल रहा तब तक कुछ नहीं, आराम से रेंज के ऊपर में बेचो, रेंज के नीचे में लो, 50-75 पॉइंट का मूव जो है वो खा लो, कर लो, आराम करो। बाकी कुछ अभी तक नया होता दिख नहीं है। जो भी होगा, जिधर भी होगा, बड़ा होगा, जहां जब होगा तब आप उस पर फोकस कीजिए। तो 17,375, 17,425 बेचने की रेंज है, 17,250, 17,300 खरीदने की रेंज है। जिधर पहले आए वो काम कर ले उल्टा,
विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बेच रहे हैं, स्टॉप लॉस या तो लाइफ हाई का रख लें, नहीं तो 17,500 का रख लें। खरीद रहे हैं तो 17,200 का रख लें। सिंपल, अंडरस्टूड। बस ये स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें रेंज बाउंड मार्केट को। और दूसरा तरीका एक हिम्मत है, जो जैसा आशु सर भी कह रहे हैं, स्प्रेड बनाओ, कॉल वॉल बेचो, दोनों तरफ प्रीमियम मिलेगी आपको। जो कॉल गलेगा तो या पुट गलेगा तो उसकी प्रीमियम मिलेगी, तो आप वो भी फायदा ले सकते हैं। दो ऑप्शन बेचकर अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से आप वो ट्रेड कर सकते हैं। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या गजब का डेटा, दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जी। 36,500 के पुट पे हैं 19 लाख शेयर, 14 लाख शेयर आज ही जुड़े। सुबह आप कह भी रहे थे 5 लाख शेयर थे। हाँ, वो तो नहीं के बराबर मच्छर एकदम। 36,500 के कॉल पर 25 लाख शेयर हैं, 21 लाख आज ही जुड़े। तो ये सब काम आज ही हुआ है, जो मतलब फ्राइडे तक, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी में किसी को कुछ करना नहीं था, और अब जो नहीं कर पाए वो भरे हुए हैं एकदम गले गले तक। आज पूरा एक्शन दिखा नहीं है, तो वो होता दिख रहा है। सो पॉइंट ये है कि बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है जब ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट दोनों में हाईएस्ट हो। 36,500 के पुट पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो 36,500 के कॉल पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। इसका मतलब क्लियर कट है कि दोनों ही तरह के ट्रेडर्स बड़े मजबूत है। सेम जैसा हाल निफ्टी का ना, वैसा बैंक निफ्टी का। मतलब दोनों लोग मजबूती से सोच रहे हैं कि 36,500 टूटेगा नहीं या 36,500 के ऊपर जाएंगे नहीं, मतलब बराबरी का मामला है। ऐसे में थोड़ा सा जैसे निफ्टी में ना लॉन्ग ट्रेडर थोड़ा हावी है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। जो पोजीशन बनी है 17,300 के पुट पे 52 लाख शेयर हैं, 400 के कॉल पे 46 लाख शेयर है, थोड़ी सी पुट राइटर्स ऊपर है। वैसे ही बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉल राइटर ऊपर है, मंदी वाला हावी है। कैसे? 19 लाख शेयर पुट में, 25 लाख शेयर कॉल्स में, तो कॉल्स में पोजीशन ज़्यादा है और आज वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पोजीशन बनी है। तो 36,500 क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होना जरूरी है। 36,500 के ऊपर बंद होते हैं तो ठीक है, नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी रिस्क नीचे की और खुलती है 300 से 500 पॉइंट की। तो बैंक निफ्टी में नोटा है, कोई ट्रेड नहीं है। लॉन्ग करना है निफ्टी करिए, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी करिए, ये जरूर कर सकते हैं हेजिंग के लिहाज से। बट अदरवाइज 36,500 पर वहीं पर है, वहीं पर कश्मकश है। थोड़ा सा नीचे का रुझान ज़्यादा दिख रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर का रुझान ज़्यादा दिख रहा है। तो यही है, निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ने नहीं देगा। करेक्ट। वैसे ही हाल है, बैंक निफ्टी बहुत गिरना चाहता है लेकिन निफ्टी कमजोर है नहीं, तो एक लिमिट से ज़्यादा गिर नहीं पाए। सो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है। सर एक सवाल था, आप वैसे तो कह रहे हैं नीचे आए तो आप खरीद लो, ऊपर जाए तो बेच लो। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है और ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना टारगेट हिट हो रहा है, तो भी बने रहें पोजीशन के साथ या फिर क्या करें? क्योंकि उसमें भी थोड़ी वैल्यू तो इरोड होती है। अगर फ्यूचर्स में तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शंस में तो हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन खरीद कर आप पैसा बना नहीं सकते। तो उसका तरीका यही है कि सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल निफ्टी लाइए, निफ्टी आपके पास 17,350 अभी चला, आपने 17,300 का ऑप्शन ले रखा है, कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब आपने कितने पॉइंट के लिए ले रखा है? करेक्ट। आपको क्या लगता है 17,400? तो फिर 17,400 का कॉल बेच दो, ताकि उसके ऊपर जितना भी जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। आप तो परफेक्ट हेज है, 100 पॉइंट ही आपको खाने। 17,500 का आपका टारगेट है, फिर 17,500 का बेच दो। तो अगर आपने ऑप्शन ले रखा है, लेकिन फिर मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगेगा, थोड़ा ज्यादा है, एकदम तो नहीं लगेगा क्योंकि आपके सामने कॉल भी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा लगेगा, उतनी आपकी जगह होनी चाहिए। फिर एक कॉल ऊपर का बेच दो, तेजी करके बैठे, या पुट भी लेके बैठे हैं तो सामने एक और नीचे का पुट बेच दो, ताकि आपका जो व्यू है उसके हिसाब से आप पोजीशन बना लो, ताकि अगर आपका नहीं भी चला तो थोड़ी बहुत तो प्रीमियम दूसरे को ऑप्शन की कम होगी, उससे आपकी भरपाई हो जाएगी। क्लियर है। क्यों आशु सर, ठीक है ये? बिल्कुल अनिल जी, मैं बल्कि थैंक्स फॉर कमिंग टू मी, क्योंकि ये मतलब बड़ा क्लोज टू हार्ट जो मेरी बात है ना वो आपने कही। अनिल जी, नैरो रेंज इज द बेस्ट फॉर थीटा स्कैल्पिंग। तो ये थीटा स्कैल्पिंग है, हम अपने क्लाइंट से बार बार शेयर करते रहते हैं, स्टॉक्स में भी करते रहते हैं। और ये बिल्कुल आपने ठीक बोला अनिल जी, 17,500 भी नहीं, 400 अगर लॉन्ग है तो 400 बेचिए। आपको 400 वाली कॉल अगर 60 रुपए बिकेगी तो आपका निफ्टी तो 460 में बिक रहा है ना, आपको प्रीमियम भी ज्यादा मिलता है। अगर नहीं जाता तो आपको प्रीमियम ज्यादा मिलता है। तो अनिल जी, दिस नैरो रेंज जो हम पिछले हफ्ते से बोल रहे हैं, इसमें थीटा स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो एक लेके दो जरूर बेचें। मैं बता रहा हूँ ना, एक टाइम आता है सर, हर तरह का एक फेज आता है। मुझे लगता है ये जो मार्जिन्स बड़े हैं, जो अब लिमिट्स और कम हो गई हैं, इसके चलते अनिल जी मार्केट की में वॉल्यूम तो डेफिनेटली कम हुआ है, डेप्थ भी कम हुई है। तो डेप्थ कम होना मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो डेप्थ कम होना अपने आप ही लो वॉल्यूम, इट लीड्स टू लो वॉल्यूम, और लो वॉल्यूम की वजह से अनिल जी ये जो रेंज है ये नैरो हो रही है। तो अभी तक तो जो थीम है अनिल जी थीटा स्कैल्पिंग का है, तो आप जो बिल्कुल परफेक्टली बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या लगेगा आपका मार्जिन, लेकिन आप बोल
नहीं होंगे अनिल जी, बोर मतलब मार्जिन लगाने की आपको रिटर्न मिल रही है, तो आई थिंक बेस्ट टाइम है इसमें ये करना चाहिए। बॉन्ड मार्केट में भी अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे संभालें, कैसे मुनाफा बनाएं, कैसे अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करें, ये भी आपके लिए ऑप्शन अनिल जी और आशु सर की तरफ से। बट फिलहाल रेंज में ही है बाजार, और रिकवरी के बाद देखिए निफ्टी भी अब थोड़ा 17,350 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर और ढेरों ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है HDFC AMC इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस वेल मेंटेन्ड है एंड 60 मिनट चार्ट पे एक फ्लैग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जिसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 3430 के आसपास प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3280 के आसपास एंड खरीदारी करनी है HDFC AMC इस पर्टिकुलर काउंटर में 3430 के लक्ष्य के लिए। रखिए बढ़िया एक्शन HDFC AMC में आते हुए दिख रहा है। आज सुबह थोड़ी मुनाफा वसूली HDFC AMC और निपॉन लाइफ दोनों में आपको आती हुई दिख रही थी, बट उस मुनाफा वसूली के बाद फिर से आपको मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, स्पेशली HDFC AMC जिसमें बढ़िया रिकवरी इस समय आपको बनती हुई दिख रही है। तो मोमेंटम में आ रहा है HDFC AMC, मोमेंटम में आ रहे हैं ढेरों स्टॉक्स और IGL। सुबह इसके बारे में बात भी हो रही थी, जय ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी देकर गए थे। 4% ऊपर है IGL इस समय। एक बार जरा किरण जी से मैं राय लूं, किरण जी क्या करना चाहिए IGL पर? डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और मॉर्निंग वीकनेस में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, अब क्या करना चाहिए इस पर सर? दीप, IGL का चार्ट बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि पिछले लगभग 5-6 महीने से एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और अभी ये रेंज के हायर एंड में और इधर से निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है। लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखने की सलाह होगी। 577 कैश लेवल्स के स्टॉप लॉसेस रहेंगे और पोजीशन के लिए पहले 600 के आसपास के रहेंगे और 600 के ऊपर ये मार्केट आउट परफॉर्मिंग मूव आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि पहले टारगेट 600 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए। तो 600 के टारगेट की तरफ जा रहा है ये काउंटर, नजर रखिए। ये है आपके लिए किरण जी की तरफ से IGL पर व्यू। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन बन रहा है, मेटल्स पर रखिए नजर, क्योंकि लीड कर रहे हैं आज मेटल्स और स्पेशली एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता में भी आप सुबह से पॉजिटिविटी देख रहे हैं। और अनिल जी, एक और स्टॉक जो हम बात कर रहे थे वेदांता की, जब खबर आई थी कि अपना कर्ज कम करने वाले हैं ग्लोबली पेरेंट लेवल पर वेदांता रिसोर्सेज, तो आपने बात करी थी हिंदुस्तान जिंक की, और हिंदुस्तान जिंक पर भी अभी एक मूव बनती हुई दिख रही है, अभी स्टार्ट ही हो रही है मूव। एक बार जरा हिंदुस्तान जिंक पर भी अपनी राय दे सर। 335 के लेवल पर अभी मूव करना शुरू किया है। 335? अब तो 2% हो गए मूव। होगा, बढ़ेगा। एक्चुअली डिविडेंड आना बाकी है ना, मेन चीज वही है। अब देखिए डिविडेंड का जमाना चल रहा है, BPCL भी 16 को एक्स डिविडेंड हो रहा है। करेक्ट। वेदांता हो चुका है। यहाँ डिविडेंड पोस्टपोन हुआ था मेरे ख्याल से, वो जो बोर्ड मीटिंग थी वो शायद किसी वजह से पोस्टपोन हुई, तो अब वो किसी भी वक्त बोर्ड मीटिंग होने की तैयारी में, अल्टीमेटली डिविडेंड काफी टाइम से ड्यू हो चुका है। और जिस तरह का एक्शन दिख रहा है, आज जो वो खबर आई ना कि वेदांता रिसोर्सेज PLC को अपना कर्ज कम करना है, मुझे लगता है ये उसी के दम पर यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया एक्शन है, तेजी होगी। जरा राकेश जी चार्ट देखिए, हिंदुस्तान जिंक बढ़ेगा ना? अनिल जी डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा। काफी समय से स्टॉक रुका हुआ है और ये स्टॉक जो है अटेम्प्ट कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। पहले भी ऊपर गया था 345 346 तक एक करेक्शन देखने को मिली। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक को यहाँ बाय एंड होल्ड करना चाहिए, 1 साल का नजरिया बना के कंजर्वेटिव होके 30% की रिटर्न 1 साल में इजीली देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसमें देखें तो ये मार्च 2017 के हाइस के ऊपर निकलने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से, तो 1992 के लेवल्स स्टॉक तोड़ेगा। तो 30% की एप्रिसिएशन के लिए इसको डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करना चाहिए। आराम से कम 13-14 रुपए के आसपास का डिविडेंड बनता है हिंदुस्तान जिंक में, जो आना बाकी है। हाँ। मतलब इतना 13-14 मतलब 5% तो समझ ही लीजिए, 5% के आसपास का डिविडेंड तो हिंदुस्तान जिंक में बनता ही है मिनिमम। ये तो आना ही है, तो देखते हैं कब आता है, कितना आता है, लेकिन डिविडेंड की तैयारी है हिंदुस्तान जिंक की। ये आपको देखकर वॉल्यूम से, प्राइस के एक्शन से और खबरों को मिलाकर सबको जोड़ के देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आइए शुगर शेयर है फोकस में, वो बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। उससे पहले सुमित जी बताएंगे अपनी पसंद का शेयर सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, मार्केट जब साइडवेज होता है तो बाई साइड और सेल साइड के दोनों पिक पकड़ में आते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव होता है। तो थोड़ी देर पहले सिंजन ने स्टार्ट किया था, सिंजन के अंदर ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, 672 का अभी भाव देखने को मिल रहा है। तो एक वन वे मूव 15 मिनट के अंदर सिंजन में देखने को मिला है। अच्छा, सुबह हमने रिलायंस सेल दिया था अनिल जी, आप देखिए अभी डेज लो पे रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, रिलायंस लो पे ट्रेड कर रहा है। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो वापस से सेल साइड का है और सुबह से वीकनेस दिखा रहा है। बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों का लिए ट्रेड लेना है। 709 रुपए 710 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 718 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है आईसीआईसीआई बैंक में, 718 रुपए का, और बेचना है। यहां से नीचे में आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 700 रुपए और शायद 690 रुपए तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 2 दिन का ट्रेड है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करना है। 700 रुपए से लेके 690 रुपए तक का मूव आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। जय को सपोर्ट कर रहे हो आप बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में, है सुमित जी? अनिल जी, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है शायद 1-2 दिन का डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा डाउनवर्ड मूव। ठीक है, सही बात है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख भी रहा है। आज बड़े लंबे समय बाद 36,500 के नीचे बंद होने की तैयारी भी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। आज ताकत है नहीं। कितना, एक दिन के उछाल के बाद दूसरा दिन ना, हाँ दूसरा 2 दिन तो बनता है। बैंक निफ्टी का तो वही है, ये घोड़े की नहीं, घोड़े होता ना चेस में, ढाई, हाँ घोड़ा ही होता है, हाँ, ढाई टांग चलने वाला, हाँ तो 2 आगे 1 साइड, हाँ 1 साइड, वैसा हाल है बैंक निफ्टी का। हमारा घोड़ा हो गया ये, और वो भी लंगड़ा वाला है। बहुत लोग, अभी मेरे को वीकेंड पे 2-3 लोगों ने ट्वीट किया था वैसे, सर आजकल आप बैंक निफ्टी के कॉल वगैरह देते नहीं हो, स्ट्रेटेजी देते नहीं। एक तो बैंक निफ्टी में पहले जैसी बात ही नहीं रही, अब वो मूव ही नहीं आते, ऐसे मरियल सा हो गया, छोटे छोटे मूव आते हैं। और दूसरा फिर हमारे ऑप्शन के लिए सुमित जी हैं, फिर जय हैं, इतने बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई आजकल। तो मैंने कहा इन दोनों के कंधों पर डाल दिया, आशीष से दे ही देते हैं आपको स्प्रेड जैसे चाहिए। तो फिर चल रहा है काम आराम से। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक बेचने की राय, 718 का स्टॉप लॉस, 700 और 690 के टारगेट के लिए। फोकस में शुगर कंपनियां हैं, शुगर शेयर हैं, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही कि इस साल जो शुगर सीजन है यहाँ पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट सिर्फ इसी साल नहीं, पिछले साल भी अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट के लिहाज से काफी बढ़िया था। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 लाख टन के आसपास का जो है भारतीय कंपनी शुगर एक्सपोर्ट करेंगी। पिछले साल 60 लाख टन हुआ था, यानी करीब करीब 18% की ग्रोथ है। और 67 लाख टन जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है, बाकी जो है एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो है भारत एक्सपोर्ट करता है इंडोनेशिया को 26% के आसपास, और दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान। अब फिलहाल इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि अफगानिस्तान फिलहाल जो है चीनी जारी है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी और जांच करनी पड़ेगी। लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा मौका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे कि जो ब्राजील में दिक्कत है वो इतनी जल्दी हल नहीं होने वाली। और इनफैक्ट ब्राजील में पिछले 90 साल का अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो है सूखा देखने को मिला था, और उसके बाद फ्रॉस्ट की भी समस्या आई। तो यानी वहां पर फसलें जो है काफी खराब हो गई। तो ना कि सिर्फ इस शुगर सीजन में, अगले शुगर सीजन में भी अगर आप देखें तो वहां पर जो है उत्पादन पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें हैं उनका भी एक बड़ा बेनिफिट रही है, क्योंकि 4 साल के ऊंचाई पर फिलहाल जो है शुगर की कीमतें चल रही हैं। लेकिन एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ कि जब से अगर आप देखें तो भारत सरकार का पूरा फोकस जो है एथेनॉल पर आया। इससे कंपनीज की बड़ी रीरेटिंग और पूरा सेक्टर में बदलाव हो गया। पहले सेक्टर को सिक्लिकल माना जाता था, अब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी हो गया है, क्योंकि पहले सरप्लस चीनी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, और अब जो है कंपनीज एथेनॉल बनाने पर फोकस कर रही हैं। फिलहाल भारत में अगर आप देखें तो 8% के आसपास की जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, और सरकार के जो है एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% कर दिया जाएगा। कंपनीज लगातार क्षमता विस्तार भी कर रही है, और शुगर में और खासतौर पर अगर आप देखें तो एथेनॉल में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है, सरकार से जल्दी पैसा मिल जाता है। तो लगातार अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है, शुगर स्टॉक्स लगातार फोकस में बने रहेंगे। ये है आपके लिए चीनी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होता हुआ भारत से। आशीष जी, आप बता रहे थे फ्रोस्ट, इससे चीनी की कीमतें बढ़ी, कैसे? ये फ्रोस्ट क्या होता है? तो फसलें फ्रॉस्ट हो गया ना, बर्फ लगी वहां पे फसलों पर तो खराब हो गई। अच्छा, वो उसके ऊपर जो बर्फ जम जाती गन्नों के ऊपर, वो? जी अनिल जी।
उसकी वजह से अनिल जी हो ये रहा है कि वहाँ पे ब्राजील में बेसिकली वहाँ पे इनको जल्द से जल्द कटाई करनी पड़ रही है, उसके चलते जो शुगर केन की यील्ड रहती है ना वो कम हो जाती है और इसके कारण जो ओवरऑल सप्लाई रस कम निकल रहा है गन्ने से। हाँ, तो ये क्या होता है ऐसे समझ में नहीं आ रहा। रस गन्ने में से रस कम निकल रहा है तो पीने में भी कमी आ रहा है और शुगर भी कमी बन रही है। ये हो रहा है। तो वहाँ हुआ ये था कि पहले ड्रॉट आया फिर फ्रॉस्ट आया, तो ओवरऑल दोनों हो चुके हैं ब्राजील में, तो इस वजह से जो कंडीशन है बहुत खराब हो गई। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, ये तो गलत बात है। कहीं भी फसल खराब हो अच्छी बात नहीं है। वो तो है, मतलब एक तरफ पहले सूखा उसके बाद बर्फबारी। बर्फबारी आशीष, बर्फबारी ठीक है? हाँ जी अनिल जी, ये बिल्कुल नहीं सही में है। तो हाँ, ऐसा जरूरी नहीं हाँ बोलना ऐसा। मतलब मैं तो मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब फ्रोस्ट का मतलब बर्फबारी ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, अगली बार से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली बार से ना आप सूखे का इस्तेमाल करें तो बर्फबारी का नॉर्मल फसल आए, वो सबके लिए बढ़िया। बट फिलहाल जो है वो है ब्राजील में फसलें हो रही है खराब दोनों ही तरीके से, और इसी वजह से चीनी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भारत से होता हुआ दिख रहा है। और ये है आपके लिए शुगर सेक्टर का, चीनी के सेक्टर का पूरा आउटलुक है। ओके कुणाल जी, आपका पसंदीदा शुगर स्टॉक बलरामपुर चीनी, चार्ट देखिए किन लेवल पर खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? अनिल देखिए चार्ट बहुत शानदार है, लेकिन काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक के एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है अनिल जी। तो मुझे लगता है कि देखिए जो लेवल हमें वॉच करना है वो है 375 रुपए का, 375। जैसे ही बलरामपुर चीनी 375 को पार करता है, एक ब्रेकआउट आएगा, फिर ये स्टॉक हाथ नहीं आएगा। और अगर अभी कोई शुगर स्टॉक खरीदना है तो अनिल जी AID पैरी होना चाहिए, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता है, दिख रहा है। तो बलरामपुर चीनी 375 के ऊपर, AID पैरी मौजूदा स्टॉक। ओके 375 के पार निकले। मैं तो सोचा था नीचे का बताएंगे कुणाल जी की, इस लेवल पे आए तो खरीदिए, लेकिन कुणाल जी तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, मैं भूल गया एक सेकंड के लिए। मैं तो ब्रेकआउट होगा तभी खरीदेंगे। सही भी है। आइए ब्रेकआउट यहाँ पर सर, बात करते करते स्टॉक पर रिएक्शन आते हुए दिख रहा है सर, एकदम सडनली मूव। हाँ एकदम गजब का भागा है, क्या बात है, वाह। ये तो लाल में दिख रहा है इसलिए समझ में नहीं आया, बट अदरवाइज निचले स्तरों से अच्छा रिकवर हुआ है। तो सूखा और बर्फबारी दोनों ही का असर शुगर पर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको। आइए नितिन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। नितिन जी स्वागत है आपका। बताएं सर क्या है आज इरादा निफ्टी बैंक निफ्टी? जी निफ्टी में हम बेयर पुट स्प्रेड लेंगे और एट द मनी 17,350 की पुट ऑप्शन लेके 17,250 की पुट ऑप्शन बेचेंगे। इस प्रोसेस में 38 रुपीज की कॉस्टिंग है, यानी 17,350 की पुट आपको 82 में मिलती है और 17,250 की 43 में बिकती है, तो 38-39 की कॉस्टिंग आ रही है मेरी। और स्टॉप लॉस इस केस में होगा आपको 15 रुपए का अगर लॉस हो रहा हो पर लॉट, यानी कि जो 38 रुपीज का प्रीमियम है इसमें 15 रुपए का लॉस होने लगे तो एग्जिट कर जाना है, छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज टारगेट होगा करीब 17,250 है, यहाँ से करीब करेक्शन आने की उम्मीद लग सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ओवरऑल थोड़ी वीकनेस की तरफ जा रही है मार्केट। 17,400 एक रेसिस्टेंस भी बन रहा है, तो ये सब देखते हुए हम लो रिस्क रिवार्ड बियर पुट स्प्रेड ले रहे हैं। जो आप 38 में ले रहे हैं इसका टारगेट आपका करीब 75 तक हो सकता है। 3 दिन एक्सपायरी है, इसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस हम 15 रुपए इंटू लॉट साइज जो भी होगा वो रख के चलेंगे। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त 17,350 का पुट ऑप्शन खरीदने की, 17,250 का बेच देने की, ठीक है ना। तो ऐसा आपकी हेजिंग हो जाएगी। 38 रुपए की कॉस्ट आएगी, 15 रुपए स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस 15 रुपए नीचे 23 रुपए का स्टॉप लॉस। बराबर है नितिन जी, 23 का स्टॉप लॉस या 15 का? बिल्कुल अनिल जी, 23 का स्टॉप लॉस है। 15 रुपए का लॉस होने लग गया, 50 का लॉट साइज है, तो 750 रुपए का लॉस का स्टॉप लॉस। ओके 23 रुपए का स्टॉप लॉस। सीए का फायदा किससे याद आया, अभी सीए के रिजल्ट आए। हाँ सीए फायदा का 10,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने इस रिजल्ट में। बहुत बढ़िया, वाह। लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ाई की, बहुत बहुत बधाई जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पास हुए हैं आज के एग्जाम में। हमारा परिवार थोड़ा बढ़ रहा है सीए फ्रेटर्निटी का, तो 10,000 मतलब गया हुआ है। मतलब हमारे जमाने में तो होते ही नहीं थे, मतलब मुश्किल से बहुत ही कम आते थे उसमें। अरे पूछो मत, ऐसे गिनती के निकलते 100-200
100-200 मतलब ऐसा ऑल इंडिया बेसिस पे तो नेचुरली होंगे, लेकिन मतलब हम जिस हॉस्टल में पढ़ते थे 10-15 हो गए तो बहुत, 10-15 भी मतलब सीए नहीं, मतलब ऐसा 2 ग्रुप वाले 5-7, 1 ग्रुप वाले 8-10-15 ऐसे। उस जमाने में रिजल्ट होता था 0.5%, 1%, 2%। अब बच्चे भी ज़्यादा हैं, ये पहले करने वाले भी गिनती के होते थे, 2-3-4 हज़ार स्टूडेंट और लाखों में स्टूडेंट हो गए। तो बढ़िया है। चलिए, जो लोग आज के एग्ज़ाम में पास हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन में जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, और जिन्होंने हिम्मत करके एग्ज़ाम दिए, तो और इस बार एग्ज़ाम में भी बड़े बवाल हुए थे, बार बार पोस्टपोन हुए, बच्चे डर रहे थे कोरोना हो जाएगा ये। अच्छा, जो नहीं पढ़ते उनको डर भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो जो एग्ज़ाम दे के आए हिम्मत करके और जिनके रिजल्ट अच्छा है उनको बहुत बहुत बधाई। चलो अच्छा है, बच्चे सीए बने हैं काफ़ी सारे, 10,000 मेरे पास आंकड़ा आया अभी किसी हमारे काउंसिल मेंबर का, उन्होंने बोला 10,000, अच्छा नंबर है 10,000। चलिए ओके जी, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी। अनिल जी, अभी आपने कहा कि एक जमाना था इतने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते थे। अनिल जी, आज भी जमाना है इतने लोग एनालिस्ट नहीं बनते। अनिल जी, अभी आप देखिएगा आगे आगे, मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह से अब आप बता रहे हैं 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, 10,000 एनालिस्ट बनेंगे अनिल जी 1 साल में। आप बोलो, मैं मुहिम छेड़ सकता हूँ, बनवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका अगर साथ हो कुणाल जी, आपका आशीर्वाद हो, क्योंकि पूरे ये एनालिस्ट एसोसिएशन अभी जो बनी नहीं है, जो नहीं बनी, उसके स्वयंभू फाउंडर, नेता, जो भी आप मान ले लीडर, वो आप ही है। अगर आप कह दे तो बनवा दे। 10,000 एनालिस्ट 1 साल में तैयार करना बड़ी बात नहीं है। आशुतोष कुछ कह रहे हैं। जी आशुतोष। अनिल जी, जो आप कह रहे थे ना, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो डर लगता है, तो मेरा तो अनिल जी घर का एग्जांपल है। हाँ। मेरी बेटी मतलब पार्टी में जाने के लिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, मॉल, गेट टुगेदर, सबके लिए ठीक थी। जब एग्जाम्स की बात सुनी और जाने के लिए हमने कहा, तो मुझे कहती है कि पापा आपको डर नहीं लग रहा कि बच्चों को कोरोना हो सकता है? तो आपने जो बिल्कुल चीज सही बोली, ये हमारे तो घर पे हुआ हुआ है जी। जब एग्जाम आए तो उसको पूरी कोविड की चिंता हो गई थी, बाकी फ्रेंड्स के साथ घूमने में कोई चिंता नहीं थी उसको। ये सबके घर की यही कहानी है, कहीं आप कोई खुल के बोल देता, कोई नहीं बोलता, फर्क इतना ही है। बाकी तो और देखो, ऐसा बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये उनका टाइम है ऐसा सब करने का। मतलब कौन सा, हमने हमारे जमाने में हमारे लेवल की तो हमने सबने अपने अपने हिसाब से किए। थोड़ा बहुत बंक तो अपने अपने हिसाब से स्कूल में, कॉलेज में, कहीं कुछ न कुछ किया होगा, है ना? जी आशुतोष। अनिल जी, अभी आप एक और बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की जी, कि आपने कॉल देनी बंद कर दी और मूवमेंट भी खत्म हो गया है। अनिल जी, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में अनिल जी ये तूफान से पहले की शांति है। और अनिल जी, जब हम 36,000 पे बहुत बड़ी, मतलब मैं सुनता था कई दिनों तक, इंक्लूडिंग में हम लगे रहे कि शायद 37 मतलब अब निकल जाएगा, और मतलब सॉरी 37,000 से 38,000 की तरफ निकल जाएगा, नहीं निकला। लेकिन अनिल जी ये कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे मतलब बैंक निफ्टी खराब नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से बेचना नहीं चाहिए। नो ट्रेडिंग जोन से लेके पॉजिटिव बाइस में है। मैं बैंक निफ्टी का भी एक बुल स्प्रेड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अनिल जी, अभी आपसे 2 मिनट में शेयर करता हूँ। मेरा मानना है कि अनिल जी बैंक निफ्टी में भी ना तूफानी शांति है, ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। जो आपको बोर कर रहा है ना सबको, ये कहीं ना कहीं ट्रैप करने के चक्कर में है। तो अनिल जी मैं शेयर करता हूं आपसे बुल स्प्रेड। ये तो बुल स्प्रेड आ रहा है बैंक निफ्टी पर। आशु सर की तरफ से थोड़ी देर में नजर रखिए उस पर। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है थोड़ा बैंक निफ्टी पर, हालांकि आज हल्की सी सुस्ती है, बट एक मूव के लिए तैयार हो रहा है इंडेक्स। अब देखते हैं स्प्रेड में आशु सर क्या स्ट्रैटेजी देते हैं। पर तब तक वरुण से जान लेते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री। इसमें हम लगातार अच्छे संकेत दे रहे हैं। इंडियन होटल्स हमारे रेडार पर भी कुछ समय पहले आया था, आज भी 2 कॉल्स आ चुके हैं इस पर। क्या चल रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री में, क्या है रिवाइवल के संकेत? वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो जिस चीज़ की हम बात लगातार पिछले कुछ समय से कर रहे थे कि रिवाइवल आएगा, अब वो ऑन ग्राउंड दिखने लगा है। एटलीस्ट जिस तरह की बुकिंग्स आ रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स है वो ये सजेस्ट कर रही है कि जुलाई से सितंबर के बीच में जो बुकिंग्स आई है उसमें साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 400% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। नो डाउट पिछले साल ट्रैवल इतना नहीं था, लेकिन फिर भी 4 गुना रिवाइवल आना ये शायद किसी ने नहीं सोचा था, और इस तरह की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। खासकर जो फेस्टिवल सीजन है उसको लेकर जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जुलाई से सितंबर के बीच में जो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ जो दिवाली तक की बुकिंग्स है वहाँ पे भी अच्छी खासी प्री बुकिंग देखने मिली है। रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, इन तीनों सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो बुकिंग्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट इजी ट्रिप की तरफ से एक बयान भी आया है कि 8 से 12 सितंबर के बीच में जो एयर टिकट बुकिंग है उसमें करीब 65% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। और खासकर जो सिटीज़ है मुंबई, पुणे, बैंगलोर, ऐसे जो 10 बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे जो बुकिंग्स है उसमें कम से कम 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। रेड बस इन्होंने भी अपना अपडेट दिया है
कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए जो नई बुकिंग्स है वो करीब 7 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में जो बुकिंग्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जो कार आप रेंटल्स पे लेते हैं वहाँ पे भी डिमांड काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स जो है वो फुल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कार रेंटल्स की तरफ भी जा रहे हैं और वहाँ ज़्यादा बुकिंग होने के चलते जो कार रेंटल्स है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो लगातार जो हम बात करते थे रिवेंज टूरिज्म की या फिर पेंटअप डिमांड की, वो अब दिखने लगा है ट्रैवल इंडस्ट्री में, जहाँ बेहतरीन बढ़त जो है वो साल दर साल हो या फिर कुछ दिनों में हो, ओवरऑल ट्रैवल सेक्टर में देखी गई है। इतनी जबरदस्त डिमांड है। लोग मतलब ऐसा हो गया कि दो वैक्सीन लग गए तो अब घर में रहना ही नहीं, बस बाहर ये हाल है। अच्छा, तो ये घूमने फिरने जाने हैं बिजनेस के हिसाब से दोनों फेस्टिवल डिमांड है, तो मेनली बहुत जन तो घूमने फिरने जा रहे होंगे रिश्तेदारों के यहाँ, कितने साल से नहीं गए होंगे, कितने साल तो नहीं, कम से कम साल भर 6 महीने से। हमारी टीम में तो नहीं दिख रहा, हमारी टीम में तो किसी ने छुट्टी नहीं ली अभी तो। अनिल जी आप दे दो, बस मैं अभी चला जाता हूँ। अब आपने सर टीवी पे बोल दिया है, अब आपको मानना पड़ेगा, फिर दे दे एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएंगी सर अभी। ओके, एप्लीकेशन जो सबसे लास्ट में देगा उसकी सबसे पहले कंसीडर की जाएगी। अब पहले सबसे पहले कौन देगा वो पता करना पड़ेगा। लास्ट में देगा, देखो मैं भी ऐसे समझदार बॉस हूँ, जो सबसे लास्ट में देगा एप्लीकेशन उसकी सबसे पहले। अब इंतजार करो, सब लास्ट में दो। चलिए, लेकिन घूमने फिरने का सीजन एकदम शुरुआत होते हुए दिख रही है और जबरदस्त डिमांड ट्रेवल टूर्स और ट्रेवल की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये है एक्शन। फाइनली एक ही इंडस्ट्री बची है जिसके दिन अच्छे नहीं आए, जो अब आने चाहिए। बंसल जी, जब तक आप घूमने फिरने नहीं निकलेंगे तब तक ट्रेवल इंडस्ट्री की हालत सुधरने वाले नहीं है। इरादा क्या है बताइए? नहीं अनिल जी, मेरा तो पूरा इरादा है बाहर निकलने का अनिल जी, घूमने फिरने का। मैं तो कुछ अनिल जी पर्सनल कारणों से फंसा हुआ हूँ अभी और परमिशन भी नहीं मिली थी, बट अनिल जी पूरा रेडी हूँ मैं बाहर निकलने के लिए। अरे वाह, अच्छा पर्सनल कारण है तो पर्सनल जनरली जो कई बार आप देखते हैं ना, सुनते हैं ना कि कंपनी के CFO ने या CEO ने रिजाइन कर दिया और फिर वो कहते हैं पर्सनल कारण है। कारण तो वो ऑफिशियली होता है लेकिन उसे व्यक्तिगत बता के तो इनके भी कारण आप समझ सकते हैं ऐसे, जो वो बता नहीं सकते ऑन एयर। हम समझते हैं बंसल जी, हमने मान लिया, आप नहीं भी बताएं हम समझ भी गए, हमारा भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, आपको बताना नहीं पड़ा, हमको समझ में आ गया कि ऐसे पर्सनल कारण क्या है। बहुत सारा स्टाफ अभी क्या है कि लॉकडाउन के बाद से घर में काम काज करने वाला बहुत सारा स्टाफ वापस लौटा नहीं है, यही तो कारण है बंसल जी का। जब तक बंसल जी फुल फ्लेज काम फिर से शुरू नहीं करेंगे अपने स्टाफ के साथ घर पे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी, ये समझ लीजिए। आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ? जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, जहां गणेश चतुर्थी में सुबह शाम दोनों तरफ आरती चल रही है, हर वक्त आरती चलती हुई देखने मिलती है। वहां शेयर मार्केट में जो स्टॉक चल रहा है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज 920 922 का अभी भाव चल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 900 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 3 से 4 दिन के अंदर आरती इंडस्ट्रीज में यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपर में पहला टारगेट होगा 945 का, दूसरा टारगेट होगा 960 रुपए का। 3 से 4 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। यहां पे CMP पे 945 और 960 ये 2 लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्रीज भी वायदा कारोबार का ही शेयर है और सिंजीन भी आपका कमाल करता हुआ दिख रहा है, 678 का हाई बनाया है। सिंजीन आपने क्या टारगेट दिया था सुमित जी? 650। अरे टारगेट आ गया आपके सुमित जी, बधाई। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल टारगेट आ गया 675 और ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये दमदार एक्शन आता हुआ दिखा है आपके लिए। आइए एक और स्टॉक है जिस पर एक्शन दमदार होता दिख रहा है, उस पर राय ली जाए। मेट्रोपोलिस, जरा इसके चार्ट देखिए किरण जी, 2% मजबूत है स्टॉक, 3080 के आसपास डे हाई पर आया है ये स्टॉक, इसमें कोई दम है? अनिल जी, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करते नजर आ रहा है। 3100 के आसपास कई बार रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, तो मेरा मानना है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 3100 को क्रॉस करने के बाद अगर बाय करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अभी के लिए अवॉइड रहेगा। अगर वापस एक बार ये 3000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल एक पोजिशनल के तौर पे आप बाय कर सकते हो, पर अभी के लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा।
तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, थोड़ा नीचे आएगा तो खरीदा जाएगा, लेकिन एक स्टॉक ऊपर आ रहा है और खरीदा भी जा रहा है, लेकिन क्या ये बैंड से बाहर निकलेगा? पहली बार आया है बैंड में और पहली बार बैंड से आकर बाहर निकलने की भी तैयारी है। देखिए बताएंगे आशीष हमें बैंड से बेनिफिट। तीन शेयर है बैन में और IRCTC उसमें से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग भरपूर दिख रही है, 3.5% आशीष आ जाएगा बाहर? बिल्कुल 100% बैन से बाहर आ जाएगा अनिल जी। यहाँ पर देखिए 12-1 बजे आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखे तो 80% से नीचे आ गई थी और फिलहाल अच्छी बात है कि 75% पर है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो जैसा कि हमने आपको गुरुवार को बताया था कि ये बहुत जल्द बैन से बाहर आ जाएगा, तो IRCTC पूरी संभावना है कि जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। 3 दिन रहा बैन में सर, सिर्फ 3 दिन। बढ़िया है, मतलब ये बैन इसका मतलब फिर से चलने को तैयार तो हो गया है IRCTC। तो कल से फिर से बुलेट ट्रेन बनेगा ये, संभावना पूरी। आज कैश में खरीदारी अच्छी, आज कैश में अच्छी खरीदारी हो रही है। IRCTC किरण जी चार्ट देख लीजिए जरा इसके। अनिल जी IRCTC के चार्ट बेहतरीन ही है। मुझे लगता है कि इधर से बैन के अगर बाहर निकलता है तो इधर से और तेजी होती नजर आएगी और आपको 35, 50, 3600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्टॉक और ऐसे हैं जो बैन में आ भी सकते हैं, वो आशीष बताएंगे। उससे पहले जल्दी से BTSTG का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। टाटा मोटर्स 300 के लेवल को ब्रेक करा है। सो जिस तरीके से इसने पिछले 4 दिनों से एक स्क्वीज मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्सपेंडेड मूव आ सकती है। तो 312 के लक्ष्य के लिए ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 295 के आसपास एंड खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। ओके, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करें, क्या बात है। बड़े दिनों बाद किसी की नजरें इनायत हुई है टाटा मोटर्स पर। आशु सर आपको भी पसंद है? अनिल जी मैंने पिछले हफ्ते 295 पे कॉल दी हुई है इसकी टाटा मोटर की और फ्यूचर की कॉल दी थी 286 रुपए के स्टॉप लॉस से, तो वो कॉल अनिल जी चल रही है। टाटा मोटर कंसोलिडेट हो चुका है और अनिल जी जो वीक हैंड से धीरे धीरे इसमें निकलते जा रहे हैं, बट अभी नैरो रेंज रहेगी जी, बड़ी मूव नहीं लग रही है। अनिल जी मेरा बैंक निफ्टी का स्प्रेड रेडी है, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर लूं। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी का स्प्रेड के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। लाल निशान में हो बैंक निफ्टी तो कोई संभावना ही नहीं कि बुल स्प्रेड आएगा, बेयर स्प्रेड ही आएगा। बताएं सर। नहीं अनिल जी बुल स्प्रेड है। मैं अनिल जी पिछले 2 बार से निफ्टी का बियर स्प्रेड दे रहा हूं और बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड दे रहा हूं। तो अनिल जी निफ्टी में अभी भी कह रहा हूं, मैंने जो बियर स्प्रेड बनाया है वो अभी भी कन्विक्शन है, 20 रुपए में बना है, वो आपका दुगना तिगना पैसा होगा। बैंक निफ्टी का अनिल जी बुल स्प्रेड है। अनिल जी 36,500 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 230-32 रुपए। 36,500 की अनिल जी एक कॉल लेनी है, 37,000 की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 67 के अराउंड। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी आपको 99 से 100 रुपए में। 36,500 की एक कॉल लेनी है, 37,000 की 2 बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 100 रुपए। तो नीचे में आपका लॉस अनिल जी 100 रुपए है। बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में भी रहती है तो 100 रुपए कभी भी निकल आएंगे। ऊपर अनिल जी जो है सेफ्टी 37,500 तक है। तो अनिल जी 36,500 से लेकर 37,500 की ये बहुत बड़ी रेंज है कि अगले 3 दिन में चाहे वो यूएस मार्केट के चलते या बैंक निफ्टी में अगर लोगों को बहुत खराब लगता है शॉर्ट के चलते, अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो अनिल जी इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। और बैंक निफ्टी अनिल जी वीक है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने का व्यू नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड लेके, ये कॉन्ट्रा स्प्रेड है अनिल जी बुल स्प्रेड बैंक निफ्टी का और निफ्टी का अनिल जी बियर स्प्रेड है। कि सराखों पर जो भी आपने स्प्रेड बनाई है, लेकिन 36,500 37,500 की रेंज की बनाई, थोड़ा सा कोई ऐसी बन सकती है 36,200 37,200 की रेंज की या 36,000 37,000 की रेंज, उस पर भी गौर फरमाइएगा आराम से अगर बनती हो तो। मेरी तो खाली रिक्वेस्ट है आशुतोष जरा देखिएगा उस पर कि रेंज थोड़ी सी नीचे वाली अगर बना पाए तो वो भी, अदरवाइज जो आपने बनाया वो तो काबिल तारीफ है, ये कोई दिक्कत ही नहीं। आशीष जी हमारे साथ बने हैं, आशु जी भी बीच में आए और बीच में किरण जी का भी एक कॉल है, तो पहले किरण जी का कॉल ले लिया जाए। किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
अनिल जी, 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज आखिरी में जब ये निकल रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकल रहा है। टाटा स्टील बाय करने की सलाह है अनिल जी, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1457 का, 1465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि कल के लिए ये इसके टारगेट्स 1488 के रहेंगे, और 1488 से लेके 1500 एक छोटा सा बैरियर है। ये एक बार निकल जाए तो 1550 के टारगेट्स अगले बुधवार गुरुवार को देखने को मिल जाने चाहिए। तो एक हफ्ते का व्यू लेना चाहिए, आपको पोजीशन लेनी चाहिए, और मेरा मानना है कि 1545 1550 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए टाटा स्टील में। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 1457 पे। 1457, सिर्फ छोटा सा 9-10 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट बड़े बड़े 1488, 1500, 1545, 1550 ये है खरीदारी करने के राय टाटा स्टील में। यही इसी तरह का दमदार कॉल टाटा स्टील पर ही सुमित जी का भी। सुमित जी, आपके भी लेवल्स बताएं सर। जी बिल्कुल, एकदम कोइंसिडेंस है, और सेम टाइम पे टाटा स्टील के अंदर व्यू बना है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि 1500 प्लस के लेवल जल्दी ही टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1460 वाला कॉल अभी 51 रुपए 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 1460 वाला कॉल, इसको खरीदारी करें। 41 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 65 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के लेवल टाटा स्टील के 1460 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1500 और 1525 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में टाटा स्टील में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टाटा स्टील में। 1500 1525 के लेवल्स के लिए सुमित जी को भी पसंद है, ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड, और साथ ही किरण जी की भी है पसंद। आइए देखते हैं वागले से आपको क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा बीटीएसटी रहेगा बीपीसीएल पे। ये 500 के लेवल तोड़ने की तैयारी, अभी 498 99 के बीच में ट्रेड हो रहा है। जैसे ये 500 ब्रेक करेगा, इसमें एक 15 रुपए की मूव आनी चाहिए, तो अभी मैं उसको प्रीएम कर रहा हूँ 498.50 के आसपास। 493 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 512 515 का टारगेट आपको कल तक मिलना चाहिए, या फिर परसों, क्योंकि परसों है इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन। परसों कम डिविडेंड रहेगा, 16 तारीख से हो जाएगा एक्स डिविडेंड, और डिविडेंड भी कितना भरपूर, पूरे 58 रुपए स्पेशल और फाइनल डिविडेंड दोनों मिलाकर 58 रुपए की डिविडेंड की तैयारी है। 16 तारीख एक्स डेट है, 15 तारीख तक कम डिविडेंड है, और उससे पहले और दौड़ लगा। जिसको चाहिए 58 रुपए का डिविडेंड वो तो लेंगे। अब तो सर सबको ले रहा है, 10% मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10%। 445 450 से हमारी राय थी रिकमेंडेशन की, और तब 500 से 525 की रेंज के टारगेट है, वहां तक पहुंचने की तैयारी में है। वागले साहब का फेवरेट काउंटर, वागले साहब के पूर्व एम्प्लॉयर, और वागले साहब के चार्ट्स पर गहरी पकड़ वाला बीपीसीएल पूरी तरह से वागले साहब के साथ है हम। यहाँ पर 515 के टारगेट आने की तैयारी में। आइए, बैंक से बेनिफिट में आशीष ने कहा है कि आईआरसीटी से तो बाहर आने की तैयारी में, लेकिन ये तो हमने पूछा ही नहीं कि अंदर कौन कौन जाएगा। क्या कुछ एंट्री भी है? एक्साइड इंडस्ट्रीज ये एक स्टॉक ऐसा है जहां पर आप देखिए 104% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो पूरी संभावना है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है बैन में आएगा। इसके अलावा दो नाम और है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए 98% हो गई, और गुरुवार को करीब 92.5% थी, तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तो है ज्यादा, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की भी उम्मीद है। और कैनरा बैंक ये फिलहाल बॉर्डर लाइन पर है, 96-97% के आसपास चल रहा है, स्लाइड प्रोबेबिलिटी इसकी है। लेकिन एक्साइड इंडस्ट्रीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक तो ऐसे निश्चित हैं जो बैन में आएंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज अच्छे रनअप के बाद अब बैन में आने की तैयारी में है। आज सुबह एक्साइड इंडस्ट्रीज किसी की रिकमेंडेशन रडार पे आए थे, कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड किया था। राकेश जी, जरा एक्साइड इंडस्ट्रीज एक बार प्रॉफिट बुक किया जाए, क्योंकि बैन में आने की तैयारी में थोड़ा ठंडा हो सकता है, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, अगर बैन में आने की तैयारी कर रहा है तो निकलना चाहे तो निकल ले, बट अनिल जी पैटर्न इंटैक्ट है, नीचे में एक बेस बना हुआ है, मतलब कि कोई डिलीवरी में होल्ड करना चाहता है तो आप कर सकता है, बट किसी ने अगर शॉर्ट टर्म नजरिए से लिया है तो डेफिनेटली यहाँ से निकलना चाहिए अगर बैन में आने की तैयारी है। बिल्कुल ठीक बात है, बैन में आते थोड़ा स्टॉक ठंडा हो जाता है, स्पेशली जब रनअप अच्छा हो तो एक बार चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, फिर से इंतजार करें एंट्री करने का, या फिर कैश में अगर आप कर रहे हैं तो अलग बात है। तो ये है आपके लिए एक्साइड। दूसरा स्टॉक है जो बैन में आ रहा है एक्साइड के अलावा, एलआईसी हाउसिंग। हाँ, ये भी काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है, हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर भी थी 411 पर आ चुका है, ये भी थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, सचिन जी देखिए इसके चार्ट्स, एलआईसी हाउसिंग माफ कीजिएगा, सचिन जी देखिए इसके चार्ट्स।
जी अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, काफी समय से यहाँ पर एक स्क्वीज है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अराउंड 415 के आसपास मुझे लग रहा है, वो पर्टिकुलर लेवल निकलने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, बट पोजिशनली 440 के लक्ष्य के लिए इंतजार ही होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 398 के आसपास। मुझे लग रहा है ये 400 से लेके 415 ये पर्टिकुलर रेंज के बाहर ही मोमेंटम होना चाहिए। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर के साथ रहूंगा मैं। मुझे लग रहा है पोजिशनली अक्यूमुलेट करना चाहिए 440 के लक्ष्य के लिए अपने डीमैट अकाउंट्स में। मुझे लग रहा है एक अच्छे बेस से स्टॉक निकला हुआ है, तो थोड़ा समय लग सकता है, बट जिस तरीके से इसने एक बॉटम बनाया, मुझे लग रहा है वो 360 का बॉटम इंटैक्ट रहना चाहिए और 440 के आसपास के स्विंग्स अगले कुछ हफ्तों में बच जानी चाहिए। पेशेंस हो वो होल्ड करे, और जिन्हें सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से लिया वो बुक करे, क्योंकि बैन में आने के बाद थोड़ा स्टॉक हो जाता है ठंडा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को भी देखिए, अच्छा भाग रहा था, 235 तक पहुंचा, बैन में आया, उसके बाद 225 तक नीचे आया। आज थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन एक और स्टॉक है कैनरा बैंक, जो बैन में आ भी सकता है, नहीं भी आए। सुमित जी, इसके चार्ट्स देखिए। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, ये भी थोड़े से साइडवेज चल रहा है, बट जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। जैसे स्टॉक यहां से ऊपर का मूव 160 का ब्रेक करता है, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 160 का लेवल ब्रेक होगा, फिर एक तेजी बनेगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 155 नीचे का सपोर्ट है, 160 ऊपर का रेजिस्टेंस है। यह है आपके लिए कैनरा बैंक भी। नजर रखिए इस काउंटर पर, यूजुअली काफी एक्टिव रहता है ट्रेडर्स रेडार पर। आइए जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या करना चाहिए इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से रिकवरी आई है मार्केट में, पुट ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस लेकर चल सकते हैं। सॉरी, निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए 17,300 के स्ट्राइक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बैंक निफ्टी तो अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही है, बट निफ्टी में रिकवरी है। 17,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर आप देखें, 16 सितंबर की एक्सपायरी का 110 दीपांशु, इसको लेकर चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस डाउनसाइड में हम पे प्लेस करना चाहिए 74 रुपए का, 74 का एक स्टॉप लॉस रहेगा दी। एंड इसका इनिशियल टारगेट जो बनकर आ रहा है, दैट वुड बी 168, दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट। एंड दूसरा टारगेट 191 का है, 168 191, ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चल सकते हैं। आज मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से 17,300 को अच्छा सपोर्ट लिया है, एंड एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दीप के प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि मार्केट में एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने मिले, प्रोवाइडेड कि बैंक निफ्टी यहाँ पे संभल जाए। सो या तो ज़्यादा गिरे नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल निफ्टी में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, इसीलिए 17,300 का कॉल खरीदने की सलाह है। बैंक निफ्टी पुट खरीदवाया था जय ने, और बैंक निफ्टी में हमने सुस्ती भी देखी है, अब थोड़ी रिकवरी आई है। अब निफ्टी पर आपको खरीदनी है कॉल, ये है जय की राय 17,300 की 110 के लेवल पर आइए एक बार अनिल जी से भी जान लेते हैं इस समय क्या होनी चाहिए मार्केट स्ट्रैटेजी। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, चलते हैं उनके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर बढ़िया रुझान है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। 160-165 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, करीब 0.5% की तेजी। सिमिलर एक्शन आप देख रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी करीब 0.5% ऊपर। यूरोप में भी 0.5 से 1% की तेजी का माहौल है। कच्चे तेल में आज रिबाउंड आते हुए दिख रहा है 1% ऊपर। गोल्ड के प्राइसेस भी एकदम स्टेबल हैं सर। डॉलर भी आपको स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बल्कि रुपए के लिए तो खराब खबर है क्योंकि 17 पैसे नीचे आपको रुपए दिखेगा। और एशिया में भी बारिंग हांगकांग पॉजिटिव ही एक्शन आते हुए दिखा। क्या करके जाए सर? निफ्टी में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी, और बैंक निफ्टी भी 36,500 के आसपास ही बंद हो रहा है, तो ये मतलब वहीं पे है जहां पर लाइफ में बड़ा भारी कंफ्यूजन है। आपने बोला भी था। किसी भी तरफ जाने को तैयार है, तो मैं निफ्टी पर ही फोकस करूंगा। हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है 17,250 17,425 उसके बीचों बीच में बंद हो रहा है। तो आपकी जो भी पोजीशन हो, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 17,200 का पुट खरीदें, शॉर्ट पोजीशन है 17,500 का कॉल खरीदें, अपने आप को 150 पॉइंट के बियॉन्ड हेज कर लें। इस 17,200 के नीचे जाके ट्रेड करेगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा 17,250 के नीचे, और 17,425 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक ब्रेकआउट की तैयारी होगी। तो उस हिसाब से आपको अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए पुट या कॉल से हेज करना है। बाकी दोनों में से आप पूछेंगे तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग पोजीशन की फेवर में है,
क्योंकि लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन है जब आप 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। 125 पॉइंट आपका डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, तो इसलिए तेजी की पोजीशन बनाए रखने में हर्ज नहीं। और अगर आपको हेजिंग निफ्टी की बैंक निफ्टी के साथ करनी है तो फिर अलग बात है, आप निफ्टी खरीद कर बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो पसंद आए। इंडिविजुअल लेवल पर बैंक निफ्टी के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? इंडिविजुअल लेवल पे बैंक निफ्टी रहने दे, अभी नो ट्रेड जोन नहीं, अब बढ़िया है ना। अभी देखो किसने, हमारे आशु सर ने दे दी, वही कर लो, बढ़िया, बेस्ट है, फर्स्ट क्लास। 36,500 का कॉल ऑप्शन ले लो, 37,000 के 2 बेच दो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ठीक परफेक्ट है जो आशु सर ने दिया, आशु सर ने दिया, बुल स्प्रेड ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़िया है सर। स्टॉक स्पेसिफिक एक स्टॉक की बात करनी थी, सुबह भी बात कर रहे थे, पॉलीप्लेक्स 10% ऊपर, वैसे तो 20% का सर्किट है पर 10% ऊपर अब भी लेना चाहिए, अब भी लेना चाहिए 100%। 1875, 2000, उसके बाद फाइनली 2,500। तो ये नया लेवल दे दिया सर आपने। अब जैसे जैसे भाव बढ़ता है लेवल एक अगर जब 1100 रुपए था, हाँ। उस समय 2,500 बोलता तो उस समय तो 2000 दिया, तब भी लोग बोला रहे 2000 ऐसे ही कुछ भी भाव दे रहे, और लेकिन आ गया, इतना जल्दी आएगा पता नहीं था। सी अल्टीमेटली ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक ओवर टारगेट, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ हमने भी की थी कि गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया था इन्होंने मर्चेंट बैंकर के तौर पर इस काम के लिए कि अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर मिले तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि प्रमोटर्स कंपनी को बेच कर निकलना, जब लाजवाब कंपनी है और ये भाव में भी महंगा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मुश्किल से 10 के पी मल्टीपल पर अभी भी ट्रेड करे, 170-180 रुपए की ईपीएस है, तो कौन सा महंगा यार, इतनी बढ़िया बेहतरीन रियल मायनों में इंडियन एमएनसी कंपनी। अच्छा, इनकी एक सब्सिडी कंपनी थाईलैंड में लिस्टेड है। अच्छा, हाँ, प्लांट है थाईलैंड में एक इनका, 4 और जगह प्लांट है बाहर विदेशों में, इंडिया में एक ही प्लांट है, बाकी सारे प्लांट विदेशों में। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, शानदार कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चलिए तो यहाँ से अब 2,500 का नया टारगेट आपके सामने आ गया है। 1100 से बात चल रही है, 2,000 तक तो जाना ही है, और नया टारगेट 2,500 का पॉलीप्लेक्स, नजर रखिए इस पर। आइए, जय भी एक कॉल देना चाहते हैं, चलते हैं उनके पास। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए जी। दीपांशु मॉर्निंग में एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। मॉर्निंग में आईजीएल पर कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था 570 के स्ट्राइक का, अब स्टॉक 594.80 का हाई लगा चुका है, 5 पैसे दूर है प्रीवियस हाई से, और मैंने कहा था कि ये लाइफ टाइम हाई लगाएगा और बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। एज एंटीसिपेटेड एक अच्छा मूव देखने मिला वहां पे। अब चोला फाइनेंस का 580 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी, जो करीब अभी 25-26 के रेंज में मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चोला फाइनेंस में भी एक अच्छा मूव हमें देखने मिलेगा, बिकॉज जो हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है अर्ली चार्ट्स पर, और जो हिसाब से एक लॉन्ग पोजीशंस की बिल्डअप भी होते हुए देखने मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप चोला फाइनेंस इज आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स लाइफ टाइम हाई। इसका लाइफ टाइम हाई अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 600 के ऊपर है, सो हमें इसमें देखने मिलने चाहिए 610-615 के लेवल्स। ये 26 वाला कॉल ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में हमें पहला टारगेट दिखाएगा 36 का, सेकंड टारगेट रहेगा 41, 36 एंड 41, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीद के चल सकते हैं। चोला का 580 का कॉल, डाउन साइड में आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 19 रुपए का। यह है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, नजर रखिए इस पर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार वापस जरा आइए, कुछ स्टॉक्स पर बात कर रहे थे। पॉलीप्लेक्स 1700 पर अभी 2 मिनट पहले बात करी थी, अनिल जी 2 मिनट में 60 रुपए भाग गया है, 3% और 13% की तेजी इस समय पॉलीप्लेक्स, 14%। कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है दीप, इसका मतलब स्टॉक में कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट है। जिस तरह की खरीदारी हो रही है, कुछ अच्छी खबर के पहले की खरीदारी यही है जो आती हुई दिख रही है। बढ़िया मजबूती है, बहुत ही बढ़िया मजबूती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टॉक तो क्वालिटी के बारे में तो हम कई बार बात कर ही चुके हैं, तो और आज का धन्यवाद तो कुणाल जी का बनता है। बात चल रही थी, कुणाल जी आपने सही वक्त पे कहा कि चार्ट्स देखिए, जो कि मैं देखता नहीं, लेकिन आपने जो एकदम सही वक्त पर पॉलीप्लेक्स को, मेरे ख्याल से तो 1670-80 क्या भाव था? हाँ जी, उस समय 1680 के आसपास था। गजब, क्या सही वक्त पर आपने चार्ट देखे। 100 रुपए की मूव, माय गॉड, वहां से 100 रुपए की मूव कुछ ही मिनटों में, मेरे ख्याल से इसी शो में तो बात हुई थी, और अभी अभी तो हमने जब 1700 पे बात की है, 1780-85, क्या गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। पॉलीप्लेक्स कमाल का शेयर है, मतलब कुछ कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो दिल के बड़े करीब है। यहाँ मतलब बहुत कम स्टॉक ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट हो, बिजनेस का कंफर्ट हो, प्रमोटर्स का कंफर्ट हो, गवर्नेंस का कंफर्ट हो, कंपनी में बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा हो। उनमें से एक ये है। मुझे याद है एबिकस जो सुनील सिंघानिया साहब का फंड है, उनकी टॉप होल्डिंग्स में भी है ये स्टॉक। तो पैकेजिंग वाली ये कंपनी दमदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है।
माय गॉड 1785, 15%। तो जब से आपने रिकमेंड किया है 7 जून को 55% की रैली आ गई है। वो तो बहुत ही मतलब और तब मेरे ख्याल से SIP स्टॉक्स में भी कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं दीप, जहां हम बहुत कम स्टॉक ऐसे जहां बहुत बहुत स्ट्रांगली बिल्कुल कि मतलब मजबूती दम लगा के, क्योंकि सारे स्टॉक एक जैसे बढ़िया नहीं होते, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो कुछ कुछ स्टॉक्स में आपका कंफर्ट लेवल बहुत एक्सट्रीमली गुड होता है, तो उनमें से एक ही 1800 आ गया सर। ओह 1799, क्या बात है, गजब। 5 मिनट में 100 रुपए। इसी का दिन है भाई आज, पॉलीप्लेक्स का दिन है, वाह। पॉलीप्लेक्स कमाल करता हुआ 1799 1799.70, 1800 नॉट आउट, 1800 नॉट आउट, ये आपके लिए 250 रुपए का बड़ा उछाल पॉलीप्लेक्स में आता हुआ, कमाल करता हुआ, ओह गजब। जबरदस्त एक्शन, बढ़िया है। ये है स्टॉक आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपका एक्शन। 1806 1808 सर लगाएगा आज, पता नहीं, चलिए छोड़ते आगे बढ़ते हैं। बंद होने की तैयारी में बाजार 17,350 ये है निफ्टी का लेवल, और बैंक निफ्टी का लेवल 36,475 के आसपास, 36,500 के एकदम वहीं पर बंद होने की तैयारी में, ना इधर ना उधर। कल दिखाएगा किधर जाना है। 160 अंकों का नुकसान है सेंसेक्स में, लेकिन पॉइंट से मत जाइए। जब भी आपको लगे कि नुकसान बड़ा दिख रहा है, परसेंटेज में आ जाइए है ना, डाउ की तरह। हाँ, मतलब मैं इसीलिए, देखो डरना मना है, सावधान रहना जरूरी है। डरने और सावधानी का फर्क आपको समझना जरूरी है, और सावधानी इसलिए कि ऊपर खाली रहेंगे तो नीचे में ले पाएंगे, तो वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। बट ये है आपके लिए सारा का सारा लेवल। तो दीप ये है क्लोजिंग आपकी। बिल्कुल सर, जबरदस्त एक्शन रहा है। कोल इंडिया टॉप गेनर, अनिल जी कभी लंबे समय से देखा नहीं है, 4% ऊपर। हिंडाल्को, टाटा स्टील दोनों सुबह से एक्टिव हैं। BPCL एंड में अच्छी मूव आती हुई दिखी 500 की तरफ। TCS, विप्रो बाजार को सहारा देते हुए, HCL टेक, इन्फी यहां पर भी आपने देखी है खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर, 2.5% नीचे, इसके बावजूद निफ्टी एकदम सपाट क्लोजिंग देता हुआ। ICICI बैंक, HUL, HDFC बैंक यहां से भी कोई सहारा आपको नहीं मिला, इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि थोड़ी फ्लैट क्लोजिंग रही है। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त रहा है, बट टुवर्ड्स एंड यहां पर भी रिकवरी हुई। जैसा जी कह रहे थे 36,500 के करीब क्लोजिंग दे रहा है। पर आज का वायदा कारोबार का टॉप गेनर था सिंजीन, 6.5% ऊपर। IGL बढ़िया मूव इस पर। एस्ट्रल अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज एक अच्छी मूव आती हुई 4.5% ऊपर। माइंडट्री, IRCTC बैन से बाहर निकलने की तैयारी में 4% ऊपर आज। SRF नया लाइफ है 10,800 के करीब आता हुआ। साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट, इप्का लैब्स, दीपक नाइट्राइट, HAL, आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। एक्सारो टाइल्स नई लिस्टिंग्स में से एक कंपनी 10% ऊपर। नजारा टेक में आज 8% की तेजी थी। सोना BLW एक बार फिर से 6% ऊपर, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 5% का सर्किट इस पर भी लगते हुए दिखा आपको। नजर रखिएगा इन सारे काउंटर्स पर आज का स्टार कैश मार्केट का पॉलीप्लेक्स जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है, 1800 के पार जाते हुए दिखा। 100 रुपए की मूव आखिरी 5 मिनट में एग्जैक्टली 1800 पर क्लोजिंग मिलती हुई। तो अनिल जी बढ़िया रिकवरी के साथ, आज आपने सुबह कहा भी था 17,300 इंपॉर्टेंट लेवल है। इंट्राडे डिप हुआ, बट उसके बाद रिकवरी से के साथ हमने देखा 17,350 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग। 36,500 के जस्ट इर्द गिर्द आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिखी है सर। और ब्रॉडर मार्केट्स में तो मिड कैप स्मॉल कैप पे नए रिकॉर्ड्स आपने बनते हुए दिखे हैं। जबरदस्त एक्शन काफी सारे स्टॉक्स पर आपने आते हुए दिखा है। पॉलीप्लेक्स अच्छा था। एडवांस्ड एंजाइम्स जो कोरोना की नई दवाई इन्होंने निकाली है 12.5% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर 8% ऊपर। गुजरात एल्कलीज इसमें अच्छी खरीदारी। फिनोलेक्स केबल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दोनों में अच्छा एक्शन। एंजल ब्रोकिंग जहां पर आज हमने मैनेजमेंट से बात करी थी 5.5% ऊपर रहा। न्यू इंडिया एश्योरेंस यहां पर भी 5.5% की तेजी। JSW एनर्जी सुबह से ही 5% के सर्किट पर EID पैरी, जेंसार टेक्नोलॉजी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, उज्जीवन और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज यहां पर भी एक्शन। एंड ऑफ कोर्स सर आपका जो फेवरेट है BSE और CDSL दोनों में ही अच्छा एक्शन। CDSL 4.5% ऊपर क्लोज होते हुए दिखा सर। तो जबरदस्त एक्शन ब्रॉडर मार्केट में, और इंडेक्स लेवल पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार क्लोज करते हुए, स्पेशली निफ्टी पर सर। बिल्कुल, तो अच्छी क्लोजिंग किसी भी लिहाज से कही जाएगी। स्पेशली गुरुवार शुक्रवार की कमजोरी से जो अमेरिकी बाजारों में दिखी, उसके मुकाबले में भारतीय बाजार काफ़ी बेहतर बंद होते हुए दिखे हैं, और फिर से 17,300 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करने में कामयाब। इसलिए आज सुबह पहली लाइन यही थी कि जब तक 17,300 के नीचे बंद ना हो तब तक मंदी के बारे में मत सोचिए, और हुआ नहीं है। घूम फिर कर आपका 17,300 के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी 36,475 के आसपास, नॉट बैड, कोई चिंता की खास बात है नहीं वहाँ पर भी। और फाइनली 1824 तक पहुँचा है दीप। वाह,
1824 पॉलीप्लेक्स, ओके। एनीवे, तो चलिए ये है पॉलीप्लेक्स का दाम 1824 तक पहुंचता हुआ आपके लिए। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। कोरोना से जंग तेजी से चल रही है और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हर हाल में हमें जीतना ही है और इसके लिए देश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तरों पर चल रहा है। और अच्छी बात है कि 6 राज्य ऐसे जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन फुल, 18 साल के ऊपर जितने लोग हैं सबको टीका लग चुका है, सबको। मगर कई राज्य अभी ऐसे भी हैं जिनमें वैक्सीनेशन की रफ्तार बड़ी धीमी है और उसे तेज़ करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को एक टीका लग चुका है उनमें से 96% लोग ऐसे हैं जिनको वापस कोरोना नहीं हुआ। सिंगल डोज में भी हाँ, जिसने एक बार लगवा लिया उनको भी नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया। अच्छा, और अगर हो भी रहा है तो ये सीरियस नहीं है जी, हल्का फुल्का है। आज शाम 5 बजे हम अपने शो रफ्तार में टीका कोरोना पड़ेगा फीका, इसी पर करेंगे चर्चा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे कोरोना की धार को कुंद कर रही है, यानी कि धीमा कर रही है। बात करेंगे हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीला गर्ग से और एम्स दिल्ली की सीनियर फिजिशियन डॉक्टर उमा कुमार होंगी हमारे साथ। आपकी खबर, आपका फायदा, रफ्तार में टीका कोरोना पड़ेगा फीका, शाम 4:56 पर। और बाद में आपके लिए मनी गुरु। कहीं आप भी निवेश शुरू करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ गए हैं? जितना जरूरी निवेश की शुरुआत करना है उतना ही जरूरी इसको रिव्यू करना है, टाइम टाइम से देखना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको जानना चाहिए कि जिस पर्पज से, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस एम गोल से आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कुछ बदलने की तो ज़रूरत नहीं। पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए यही हम आपको बताएंगे। पोर्टफोलियो रिव्यू कब करें और क्यों, ये शाम 6:30 बजे का विशेष शो। अब आइए इंडिया 360 डिग्री में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई और घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब देश में कोई इमारत ढही हो। इससे पहले मुंबई समेत कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई और कई लोगों की इसमें जान भी गई है। आखिर क्यों ये इमारतें ढह जाती, क्यों सरकार वक्त रहते इन्हें ठीक नहीं या खाली नहीं करवा पाती? कहीं इसमें कोई करप्शन का रोल तो नहीं है? इमारतें ढहने के पीछे की असली वजह क्या है? इस सब का 360 डिग्री विश्लेषण, मौत के मकान, भ्रष्ट दास्तान, ये है आज की हमारी कवर स्टोरी। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरें आपके लिए होंगी ही जो आपको इंडिया 360 डिग्री में देखनी है, ज़रूरी है। तो चलिए, ये है आज का पूरा एक्शन। हफ्ते के पहले दिन, अंत भला तो सब भला, शुरुआत से ज़्यादा बंद, ये है इंपॉर्टेंट। सुबह की पहली लाइन बिल्कुल देख लीजिए काम आती है। 13 पॉइंट सिर्फ 13 पॉइंट नीचे बंद हुए हम, ये आपके लिए बढ़िया। 127 अंकों का नुकसान रहा है। सेंसेक्स में 211 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। इजाज़त लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, आशीष सर, 3 तो हो गए हमारे मेहमान दिल्ली के, 3 ही है ना? हाँ। और मुंबई वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करें। सुमित जी, वागले साहब और सचिन जी, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण जी, पुणे वाले, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।